सर ये रिकॉर्डेड होते हैं क्या लेक्चर्स? हाँ, ये ऑटो रिकॉर्डिंग रहती है, मतलब स्टार्ट करना, बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना होता है। जैसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ ना, तो ये तो सर अभी कल जैसे और क्लास। परसों का अगर, सुनो ना हाँ सर, होगा, कल कल और वाली परसों का जो, पहले वाली नहीं, मतलब फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला में जो ऊपर वाली पॉइंट थी, बाकी ओवरऑल कल हम लोग वही स्टार्ट किए थे जो फर्स्ट लेक्चर में हम अच्छा बात किए थे। ये सर, तो कल वाला जो लेक्चर रहेगा ना सर, होगा, आप चेक कर सकते हो, इसी 10 का, क्लासरूम में 10 जाओगे। का। कोई कौन सा सेक्शन है अश्विनी? इस सेक्शन में आता है रिकॉर्डेड पॉइंट। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, रिकॉर्डिंग कहाँ से देख पाते हो? सर वो अभी चेक नहीं किए सर, वो एग्जिट करना पड़ेगा फिर। अच्छा, छोड़ो वो, हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। यस सर। क्लास के बाद से देख लेना कहाँ से वो पॉइंट आता है, क्योंकि मैं नहीं देख सकता हूँ ना, क्योंकि एडमिन हूँ मैं तो। मेरे में दूसरे तरह से दिखाता है रिकॉर्डिंग पॉइंट, ठीक है ना। मेरे पास तो रिकॉर्डेड वो ऑप्शन रहता है, मैं ऑप्शन में जाके यस देख सर। लेता हूँ क्लासरूम में। हाँ, तो आप उस हेलो क्लासरूम आईडी में सर, जाओगे, मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो उसमें गया था मैं। रिसोर्सेज। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था गलती से। मैं ये बोल रहा हूँ, यस मैं सर। ये कह रहा हूँ कि ये जो क्लासरूम आईडी है, जैसे मॉड्यूल 6 आप में दिख रहा होगा क्लासरूम में, है ना। उसमें जाओगे तो यस सर। रिकॉर्डिंग यस का सर। शायद से ऑप्शन होगा, उसमें ज्वाइन, उसमें आपको मिल जाएगा उसके लेक्चर जो भी होंगे, ठीक है ना। मेरे में तो ऐसे दिखता है, तो क्या पता स्टूडेंट वाले में थोड़ा अलग स्टाइल से दिखता हो। यस सर। यस तो सर। उसी आईडी में मिलेगा आपको। सर 10 का चाहिए था, आज का नहीं आया है 10 का सर। बहुत अच्छा होता है। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, क्योंकि जस्ट अभी बंद किए ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, 5 to 10 मिनट, और लेक्चर भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक लिए थे, तो लेंथ के हिसाब से प्रोसेस करता है। यस सर। यस सर। तो ज्वाइन नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस सर। यस सर, हो रही है सर। ओके, तो यस अभी हम सर। लोग क्या, हम लोग नट्स वगैरह देख रहे थे ना, सब प्रोसेस हो रही है, ठीक है। सर वो अपना वो लॉक बोल्ट चालू होने वाला था, वो 200 सीरीज और वो 260 हाँ सीरीज वाला हाँ, हो गया था, आप बताए थे जो। ठीक ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करना है। हेलो सर। हाँ, यस सर, लॉक बोल्ट बोलो। वाला चालू करना है। ठीक है, ठीक। तो लॉक बोल्ट, जैसे हम लोगों ने एक बोल्ट अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा है, जो बोल्ट, है ना। तो जो बोल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा कि ये भी एक परमानेंट बोल्ट की तरह ही है ना। परमानेंट स्ट्रक्चर में यूज कर लेंगे, परमानेंट ये फास्टनिंग देगा। टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए आप बोल्ट वगैरह नॉर्मल जो जनरली बोल्ट होते हैं, टेम्परेरी फास्टनिंग ही होती है, उसके लिए होता है। जहाँ पे रिपेयर वगैरह की कोई हमें इशू नहीं है, वहाँ पे हम लोग जो बोल्ट वगैरह या फिर परमानेंट फास्टनर यूज कर लेते हैं। उसी तरह से लॉक बोल्ट भी है, ये भी एक परमानेंट फास्टनर ही है, ठीक है ना, परमानेंटली लॉक ही करता है। ये बोल रहा है कि ये दो तरह के मटेरियल से बना है परमानेंटली लॉक बोल्ट। दे आर लाइट वेट, बहुत ही हल्का होता है, लेकिन स्टैंडर्ड बोल्ट की तरह ही इसका स्ट्रेंथ है। मतलब वेट तो कम है, लेकिन स्ट्रेंथ क्या है, सेम है जो स्टैंडर्ड बोल्ट होती है। मोस्टली जो लॉक बोल्ट होते हैं ना, वो मिलिट्री स्टैंडर्ड में ही आते हैं, ये चीज आप याद रखोगे, या फिर साइड में लिख लेना है एमएस में। मोस्ट जो लॉक बोल्ट होंगे वो मिलिट्री स्टैंडर्ड में आते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला लाइन अप। द ओनली ड्रॉबैक सर टू लॉक थोड़ा बोल्ट फिर से बताना ना, इंस्टॉलेशन। थोड़ा मेरा नेटवर्क चला गया था, आवाज ही नहीं आ रहा था कुछ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मोस्ट लॉक बोल्ट होते हैं वो मिलिट्री स्टैंडर्ड में होते हैं, ठीक है। और इनका भी काम होता है कि यस दो सर। मटेरियल को अगर परमानेंटली अटैच करना हो तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। और और ये दो वाली लाइन हमने कह दिया था, इसको छोड़ दो, मिलिट्री स्टैंडर्ड से फिर स्पेसिफाई कर रहा है साइज ऑफ लॉक बोल्ट वगैरह, तो वो सब तो आप समझते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाली जो लाइन है ओनली ड्रॉबैक से, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ओनली ड्रॉबैक टू लॉक बोल्ट इंस्टॉलेशन इज दैट दे आर नॉट इजिली रिमूवेबल कंपेयर टू नट एंड बोल्ट।
बस यही ड्रॉबैक है, क्योंकि परमानेंट जब फास्टनिंग करोगे तो कंफर्म है कि ना वो इसे इजीली नहीं निकाल सकते। क्लियर हो पा रहे हो इसमें? यस सर। जैसे रिबिट है, रिबिट को इजीली नहीं निकाल सकते ना हम लोग, क्योंकि परमानेंट है। ठीक है, तो बस यही आपका एक ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन ये कोई ड्रॉबैक भी नहीं है, लेकिन अगर कंसिडर करना चाहो तो कई सारे पॉइंट हो सकते हैं ना। तो ड्रॉबैक बस यही है इसका, इजिली रिमूव तो नहीं कर पाओगे, जैसे कि बोल्ट एंड नट इजिली रिमूव हो जाएगा, उस तरह का नहीं है। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, जैसे भी मिलेगा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन वो एरिया में बताता रहता हूँ जो आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में, कि क्वेश्चन आ सकते हैं वहां से। ठीक है, ये लॉक बोल्ट जो होता है ये रिबिट एंड बोल्ट का कंबाइन फीचर रखता है, लेकिन एडवांटेज दोनों से ज्यादा है, मतलब कि ये बोल्ट से भी, इन दोनों से ही परफेक्ट है, रिबिट से भी और बोल्ट से। एडवांटेज इन दोनों से अच्छा है, ये वाली लाइन आप याद रखना है। इसका यूज करते कहाँ पे है, तो जैसे विंग स्प्लाइस फिटिंग है वहां पे, लैंडिंग गियर फिटिंग्स में, फ्यूल सेल फिटिंग्स में, लॉन्जर ऑन बीन स्किन स्प्लाइस प्लेट्स, अदर मेजर स्ट्रक्चरल अटैचमेंट्स। देखो किसी भी बोल्ट नट स्क्रू फास्टनर्स, जितने भी फास्टनर्स हैं, फास्टनर्स में सारे आ गए, वॉशर्स वगैरह सारी चीज, पिन, रिबिट, ये सारे आ गए। यस इनकी एक चीज मत भूलना, ना मटेरियल, ना इनके टाइप, ना यूज। हार्डवेयर को पढ़ने का एक तरीका होता है, मैं बता रहा हूँ। हार्डवेयर आपका ये जो मॉड्यूल 6 है इसमें पढ़ने का एक तरीका है। सबसे पहले जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो उसको मटेरियल देखो, फिर उसके टाइप्स देखो, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, तो ऐसे लिखना, मटेरियल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। बस ये 3 पॉइंट कंसीडर करोगे किसी भी चीज को, इसमें जो भी पढ़ना है, चाहे आप बियरिंग पढ़ोगे, गियर पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, ये 3 चीज बस कंसीडर करना, आपके मॉडल नहीं रुकेंगे बिल्कुल। कंपोजिट में थोड़ा सा अलग सेंस है वहां पे भी, लेकिन वहां पे मैक्सिमम हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखते हैं, वहां पे भी यूजेस है, लेकिन उतना फोकस नहीं है यूज में, क्योंकि वहां पे हम लोग तो फॉर्मेशन ही देख रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन ज्यादा देखते हैं कंपोजिट में, बस इतना है। अकोर्जन तो एक अलग टाइप का है, तो वहां पे अलग ही बातें हैं। ठीक है, तो बस ये है, बाकी जो भी पढ़ना है आपको फास्टनर में, जितने भी आपके हार्डवेयर टाइप के हैं, गियर है, वॉशर्स हैं, मतलब कि फास्टनर्स आ गया, मटेरियल्स की टॉपिक आ गई। ठीक है, फिर आपका गियर आ गया, चैन आ गया, ठीक है ना, बियरिंग आ गई, स्प्रिंग आ गई। यहाँ पे बस ये 3 चीज पे फोकस करना, मटेरियल, टाइप्स होते जितने टाइप्स होंगे वो सारा याद कर लोगे, वो सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगी। कोई इंपॉर्टेंट क्वालिटी हो उसकी, वो जैसे कि लॉक बोल्ट क्या है, तो आपने डायरेक्ट बताया कि सर लॉक बोल्ट जो होता है ना परमानेंट फास्टनर है, तो ये तो ठीक है, आपने बता दिया। ऊपर से आपने ये बताया कि सर ये रिबिट और बोल्ट से बेहतर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इसका यही है, ये रिबिट और बोल्ट से परफेक्ट होता है और लाइट वेट है, हल्का है, सिंपल। और इसका यूज कहाँ करते हैं वो तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो ये 3 चीज पे आपको फोकस करना है, और यहाँ पे मटेरियल की बात करी नहीं है, अभी मटेरियल जस्ट नीचे आएगा, तो वो मटेरियल अभी पढ़ना ही है। तो हार्डवेयर में मोस्टली हमने इन्हीं 3 टॉपिक पे ध्यान देते हैं, मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। इतना आप करके चलोगे आपको एरिया डिफाइंड रहेगा, मतलब कि अगर आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो हमें क्या पढ़ना है, तो बस इन 3 पॉइंट को ध्यान में रख के चलना, आराम से कर लोगे, कवर कर लोगे जो भी बुक में पढ़ना चाहोगे। ठीक है, फंसोगे नहीं बिल्कुल। तो ये वाली एरिया आपको थोड़ा सा देखना है। इजिली क्विकली इंस्टॉल्ड है, कन्वेंशनल रिबिट या बोल्ट की तरह। एलिमिनेट द यूज ऑफ लॉक वॉशर, क्वार्टर पिन, स्पेशल नट्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अब ये भी है इसकी, कि इनका यूज करोगे ना। लॉक बोल्ट क्यों रखा नाम, इसी वजह से तो रखा क्योंकि यहाँ पे हमें लॉक वॉशर, पिन की, क्वार्टर पिन की जरूरत ही नहीं है, या फिर लॉक वायर की जरूरत ही नहीं है, हमें अलग से एक लॉकिंग डिवाइस नहीं लगाना है। जैसे बोल्ट में क्या करते हो आप, ड्रिल करते हो उसके सैंक में या तो हेड में, फिर लॉकिंग क्वार्टर पिन लगा रहे हो, या फिर आप लॉक वॉशर लगा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई लॉकिंग प्लेट लगा रहे हो। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है उनकी, ये ऑटो लॉकिंग दे रही है अपने आप से। ठीक है, लाइक रिबिट द लॉक बोल्ट रिक्वायर न्यूमेटिक हैमर और पुल गन फॉर इंस्टॉलेशन। जिस तरह से रिबिट को इंस्टॉल करने के लिए एक रिबिटिंग गन होती है या फिर पुल गन होता है, उसी तरह से इसको भी इंस्टॉल करने के लिए इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि आपका इक्विपमेंट है, टूल है। जैसे ये इंस्टॉल्ड हो जाती है किसी भी चीज को परमानेंटली लॉक कर देती है, तो ये परमानेंट फास्टनर इसीलिए है कि परमानेंटली लॉक करेगी। ये 3 तरह के आते हैं। अब जो इसके बेसिक वाले यहाँ गए पॉइंट, वो आप देखोगे 3 तरह के आते हैं, पुल टाइप है, स्टम्प टाइप है और ब्लाइंड टाइप है। आप पूछोगे सर कौन कौन सा आया है, तो पुल टाइप और स्टम्प टाइप आया है आपके पेपर में, ब्लाइंड टाइप वाला अभी नहीं पूछा है, क्या बात है पूछ ले, उसको भी देखना ही है।
लेकिन जो आए हैं उनको तो आप मिस नहीं करोगे, उनको तो आपको कैच करके ही चलना है, समझ के ही चलना है। फुल टाइप वाला इस तरह का दिखता है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं डिलीट करता हूँ, लिख गया इसमें। ठीक है ना। तो फुल टाइप लॉक बोल्ट मेनली कहाँ यूज करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने यही बताया ना आपको, यूज जरूर याद रखना है किसी भी चीज की यूज। और जो पूछा है पेपर में आपसे यही तो पूछा है कि फुल टाइप कहाँ यूज करते हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सिंपल आप कह दो। इसको बहुत तेजी से इंस्टॉल कर सकते हैं रैपिडली, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसका एक और प्रॉफिट ये है कि एन जो स्टील बोल्ट होते हैं या नट होता है उसके वेट से इनका आधा वेट होता है, तो फायदा ही आपका वेट कम होगा ना इनका यूज करोगे तो, कंपेयर टू एन स्टैंडर्ड बोल्ट्स या नट्स। अच्छा ही है, आपको वेट तो कम करना ही है ना, आप हल्का से हल्का एयरक्राफ्ट चाहते हो। स्पेशल न्यूमेटिक टूल गन चाहिए लॉकिंग के लिए, जो टूल है इसी की मदद से आप इस लॉक बोल्ट को लॉक कर सकते हो, ठीक है। और स्पेशल गन चाहिए तो कंफर्म है यहाँ पे 2 लोगों की जरूरत नहीं है ना। जैसे रिपीटिंग को इंस्टॉल करने के लिए ब्लाइंड रेबल्स वगैरह होते हैं, एक ही पर्सन होता है, 2 पर्सन की तो नीड है ही नहीं। उसी तरह से तो 1 पर्सन की नीड है। बकिंग की कोई नीड नहीं है। बकिंग मतलब सपोर्ट, जैसे कि आपको सेकेंड हेड बनाना पड़ता है ना, तो आपको बकिंग चाहिए होता है, सपोर्ट देना जरूरी है ना एक हेड को, नहीं तो 2 साइड वाला हेड टूट जाएगा ये ना। सर शॉप हेड बनाने के लिए। हाँ, सॉफ्ट हेड बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना कि हमें सॉफ्ट हेड बनाना है दूसरे साइड पीट पीट के, या फिर डेली टंग इस तरह से कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सब कुछ नहीं यहाँ पे है, तो एक ही पर्सन है यस आराम सर, से कर डॉली लेगा, वॉली कोई नहीं चाहिए बकिंग नहीं रहता है चाहिए, सर। कोई बकिंग, कोई सपोर्ट, कोई हमारे पास दिक्कत नहीं है। तो आप थोड़ा सा देख सकते हो कि ये किस तरह का दिखता है फिगर में, ताकि आपको समझ में आएगा। खास करके B1 वालों को तो थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि किस तरह का दिखते हैं। स्टम्प टाइप अब देख रहे हो, इसका काम क्या है, सेम इसी की तरह है ना स्टम्प भी, बस ये जो ये स्टीम है ना, स्टीम है, इसे बस स्टीम छोटा बोलते है हैं, बस। बस छोटा है। तो बस इसमें आता है पेपर में क्या है कि स्टम्प टाइप जो है ना वो पुल टाइप की जगह भी यूज होता है, लेकिन बस ये है कि जहां पुल टाइप नहीं यूज हो पाएगा वहां हम इसको यूज कर लेंगे। जैसे कि इसका स्टेम क्या है, स्टेम क्या है, बड़ा है, ये इसे स्टेम कहते हैं। इसका स्टेम बड़ा है, जैसे हम अगर कहोगे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में तो तना हो यस जाती सर। है, जैसे कि पेड़ों के तने हैं, ठीक है, तो उन्हें स्टेम कहते हैं। वही स्टेम है यहाँ पे, स्टेम। तो इन्हें स्टेम कहते हैं। यहाँ पे स्टेम छोटा है, तो जैसे इसका स्टेम थोड़ा बड़ा है ना, तो जहाँ पे एरिया कम हो वहां पे इसका यूज नहीं कर पाओगे ना, मतलब कि जहाँ प्लेस कम है, ठीक है ना, यस तो सर। वहां नहीं यूज कर पाओगे। तो उसके लिए स्टम्प टाइप बना दिया गया कि आप स्टम्प टाइप वाला यूज कर लो। इसका स्टम्प क्या है, छोटा है, सिंपल, बस इसीलिए इसका यूज है। तो देखो इसके डेफिनेशन में सबसे पहले यही लिखेगा, अल्थो दे डू नॉट हैव एक्सटेंडेड स्टीम विद पुल ग्रुप। इसमें जिस तरह पुल ग्रुप के साथ स्टेम बहुत बड़ा है, इस तरह से इसके पास नहीं है। आर कंपेनियन फास्टनर टू पुल टाइप लॉक बोल्ट, इसका एक कंपेनियन फास्टनर है, मतलब कि उसकी जो कमियां है उसको ये दूर करता है। दे आर यूज्ड प्राइमरली वेयर क्लियरेंस विल नॉट परमिट इंस्टॉलेशन ऑफ पुल टाइप लॉक बोल्ट। ये वहां यूज होता है जहां पे जो आपका स्पेस रिक्वायरमेंट है या क्लियरेंस है पुल टाइप को इंस्टॉल्ड नहीं होने देता है, वहां पे इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपल। इसको भी इंस्टॉल करने के लिए एक न्यूमेटिक रिपीटिंग हैमर की नीड है, बट एंड नेसेसरी फॉर इंस्टॉलेशन, यहाँ पे चाहिए बकिंग बार, ठीक है। तो ये वाले बस कुछ कुछ लाइनें याद रखोगे। तो मोस्ट वाली इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि क्लियरेंस कम होगा तो पुल टाइप लग नहीं सकता, तो स्टम्प टाइप लगा लो। और यहाँ पे बस चेंजेस ये है कि बकिंग बार चाहिए, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए। और वहां ये था कि बकिंग बार नहीं चाहिए था। तो ये डिफरेंसेस कंपैरिजन करके आप पढ़ रहे होते हो, तो आपकी चीजें इजीली क्लियर हो जाएगी। हम लोगों ने पुल टाइप में ये बोला कि पुल टाइप में प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यूज होगा। इंस्टॉलेशन बड़ा इजी हो जाता है, और उसका वेट जो है ना एन स्टैंडर्ड स्टील एंड नॉट बोल्ट से क्या है, हल्का है, हाफ है, मतलब आधा है, ठीक है। स्पेशल न्यूमेटिक गन यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के लिए। और एक ही पर्सन की नीड है, तो बकिंग वायर की यहाँ पे कोई नीड नहीं होती है फुल टाइप के लिए। लेकिन वही अगर स्टम्प टाइप लॉक बोल्ट की, क्या कह रहे हो, बकिंग क्या होता है सर, हेलो, एक बार बताना तो। बकिंग, अरे वो सपोर्ट चाहिए हाँ होता ये। है। हाँ, एक साइड में, अच्छा अच्छा। जैसे कि आप हेड बना रहे होते तो एक साइड में सपोर्ट होना जरूरी होता है ना, लेकिन जब ब्लाइंड फास्टनर्स आप इंस्टॉल कर रहे होते तो सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, वो सेकेंड हेड ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाती है। आपके पास रिपीटिंग गन होती है ना उस तरह का, जो सेकेंड हैंड फॉर्म कर देती है।
ठीक है। तो उस तरह का एक सपोर्टिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसका यूज कर लेते हैं कि हमारा दूसरा वाला हेड जो है पहले से जो बना है वो खराब ना हो, वो सही रहे उस तरह से। स्टम्प टाइप में लेकिन हमें कुछ ऐसे ही बकिंग की नीड है इंस्टॉलेशन के समय में। यहाँ पे कोई हेड तो नहीं बनाते हैं, लेकिन जो स्लीव होता है ना वो एक्चुअली इस पे चढ़ जाता है। वो कैसे होता है, ये जो स्लीव है ना वो लॉक करता है, ये स्लीव, ये हेड है, ये स्टीम है, ये स्लीव, इसे स्लीव कहते हैं। ये कॉम्प्रेस होता है, मतलब कि एक्सपेंशन होता है इसका, ये चढ़ जाता है इस पे लॉकिंग के लिए। पता नहीं किस तरह से ये होता है एक्चुअली, जब इंस्टॉलेशन आप वीडियोग्राफी में देखोगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से लॉकिंग देता है ये। तो यहाँ पे आपको चाहिए होता है बकिंग, यहाँ पे नहीं चाहिए होता है। तो जब तक प्रैक्टिकली नहीं कहते कुछ चीजें हैं, प्रैक्टिकली जब तक देखोगे नहीं वो समझ नहीं आती है। वही चीज है यहाँ पे भी, लैक ऑफ नॉलेज है यहाँ पे। उन्होंने कुछ चीजें दिखाई नहीं, अगर वो सारी बातें अच्छे से दिखाया होता ऑप्शनल में, फिगर में भी दिखाता तो हमें समझ में आती ना किस तरह से यूज कर रहा है वो, बकिंग क्या है, इंस्टॉलेशन क्या है। और आप सर्च भी करोगे यूट्यूब पे तो आपको नहीं मिलेगा, श्योर है इतना कि कुछ मिलने वाला नहीं है। एयरक्राफ्ट के बारे में तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आ सकती हैं आपके एग्जाम में, आपको याद रखना है कि स्टम्प टाइप में आपका क्या है, वहां यूज कर लेंगे जहां पुल टाइप यूज नहीं कर पा रहे हैं। निमेटिक निमेटिक रिवेटिंग हैमर की यूज करते हैं, मतलब आप देखो हैमर यूज करोगे तो कंफर्म है चाहिए आपको बकिंग। उसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन कर रहे थे, रिवेटिंग गन थी, वो हेड बना देगी, दूसरे साइड को लॉक कर देगी। इसमें हैमर यूज करोगे, जब भी हैमर यूज करोगे तो गन आपको सपोर्टिंग तो चाहिए दूसरे वाले साइड में। सपोर्ट नहीं करोगे तो हेड यहाँ पे बनाओगे क्या, या फिर बनाएंगे क्या, या फिर लॉकिंग कैसे करवा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें हेड आपको बकिंग की नीड पड़ती है, दूसरे वाले हेड को सपोर्ट तो देना ही है, तो बकिंग चाहिए। आएंगे ब्लाइट टाइप लॉक बोल्ट। ये लॉक बोल्ट किस तरह का है आप देखो, थोड़ा थोड़ा सा सेम ही दिखता है। यहाँ पे कुछ लॉकिंग फीचर्स है, मैंने काट दिया है। तो देखो जो भी ऑपरेशंस वाला फीचर्स है ना वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो किसी काम की नहीं होती, इसलिए अभी फिर काट रहा हूँ, आप भी क्रॉस कर देना उसको। देख रहे हो ये किस तरह का है ये, ठीक है। अब इस बोल्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, इन्होंने ये बोला कि ये जो ब्लाइंड टाइप लॉक बोल्ट है ये एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ का है, सिट पुल टुगेदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मजबूती से लॉकिंग देगा ये भी अच्छे से, ठीक है। सीट्स को, मेटल प्लेट्स को, ब्लाइंड लॉक बोल्ट्स आर यूज्ड वेयर ओनली, अब ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है आपका, वहां यूज होता है जहां पे वर्क इज एसेसिबल, जनरली वेयर इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव कन्वेंशनल रिबिट। कन्वेंशनल रिबिट समझते हो, जिसका दूसरा हेड बनाना होता है, वो कन्वेंशनल रिबिट है। तो जहां पे कन्वेंशनल रिबिट यूज नहीं हो पाएगा वहां पे इस ब्लाइंड टाइप लॉक बोल्ट का यूज कर लेते हैं। तो सिंपली यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी तो लाइन, इसका यूज वहीं करेंगे जहां पे कन्वेंशनल टाइप रिबिट यूज नहीं हो पाता है। कन्वेंशनल टाइप रिबिट समझते हो ना, हेड बनाना पड़ता है दूसरे वाला हेड, जैसे सॉफ्ट हेड कह लेते हो आप, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लॉक बोल्ट उसी तरह से इंस्टॉल्ड होगा जिस तरह से पुल टाइप लॉक बोल्ट इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे भी फिर बकिंग नहीं है क्योंकि ये ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड वाले में बकिंग नीड नहीं है क्योंकि दूसरे साइड में एक्सेस की नीड नहीं है। और कन्वेंशनल को क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए दोनों साइड, तभी तो एक साइड बकिंग लगाएगा और एक साइड पीट पीट के हेड बना रहा होगा हैमरिंग करके। तो उस तरह का इनमें नीड नहीं पड़ता है पुल टाइप में और ब्लाइंड टाइप में। तो इजिली ये जो इनका जो टूल होता है उसी से ये लॉक हो जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हो। यस सर। रिबिट के बारे में सुने हो, हेड बनाना पड़ता है यस जो सर। एकदम फ्रेश है, तो वो चीज यस है। सर, उसके बकिंग बार यूज अब करना ये पड़ता सोचो, है सर। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। मान लो ये हेड है रिबिट का जो भी ऐसे राउंड रहता है, ठीक है ना। ये मेटल है पूरा, ये हमारा दो मेटल स्ट्रक्चर था, आपने इसको लॉकिंग दे रहे हो। अब इधर जो इसका स्टेम है इसको पीट रहे हो, तो इसको ऐसे ही नहीं पीटा जाता है राउंड हो जाएगा, एक होता है उसी तरह का स्ट्रक्चर जो इस तरह का होता है, इसको रख के पीटा जाता है, तो ही ये शेप बनता है इसी का, मतलब कि एकदम सेम जिस तरह से इधर हेड है उसी तरह का बनेगा इधर, और इस पे हैमरिंग की जाती है। तो अभी सर हैमरिंग करोगे तो ये निकल नहीं जाएगा स्ट्रक्चर से, समझ रहे हो। सर समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा है, अरे समझो, बता रहा हूँ। अरे रिपीट देखा आप लोगों ने,
यस सर। मैं दिखा देता हूँ, शायद तो आपको आइडिया लगे। जिधर दोनों हेड होता है, दोनों साइड में, देखते हैं कहाँ पे है, किस पॉइंट पे है। अश्विनी, तुमको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो काम कर रहे होंगे लोग उनको तो बिल्कुल पता होगा, वो तो नहीं कंफ्यूजन में होंगे ना। सर समझ में आ रहा है सर। ठीक है। और किस पेज पे है DBTR? ये तो ब्लाइंड फास्टनर है जो अभी दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ उसको। ऐसा देखा है कुछ कहीं पे इस तरह का कोई फास्टनर्स? हेलो, इस तरह के फास्टनर्स कभी देखे हो जिसमें कोई थ्रेड नहीं है, बस एक साइड हेड है? हेलो, यस सर। सर इसको बगिंग यस बार के सर। थ्रू हैमर करते हैं ना, तो एक अभी साइड से ये सपोर्ट। वाला जो पॉइंट है, अब देखो मैं बता रहा हूँ। अब जब ये मान लो मेटल स्ट्रक्चर है, ये दो मेटल प्लेट है, आप इसमें ये यहाँ पे होल होगा मेटल प्लेट में जिनको फास्टनिंग करना है, लॉक करना है, तो ये वाला लगाओगे ना, मतलब ये रिबिट है आपका, ठीक है, ये रिबिट है, इसे लगा रहे हो, ठीक। अब ये लगाओगे तो कंफर्म है आपका इस साइड वाला ये लेंथ वाला इधर है और इधर वाला हेड वाला पोर्शन आ जाएगा। तो दूसरे साइड में क्या करोगे, कोई नट वगैरह इस पे यूज नहीं होगा। इतना क्लियर हो पा रहा है? क्योंकि ये क्या है, इसमें कोई थ्रेड नहीं है, हमने वो थ्रेड के पर्पज से बनाया नहीं, क्योंकि ये परमानेंट फास्टनर है, डायरेक्ट लॉक करेगा, तो नट तो यूज होगा नहीं। तो ये वाले साइड को पीटा जाता है, हैमरिंग करा जाएगा। क्या किया जाएगा, पीट के इस तरह से हेड बनाया जाएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। हेलो मतलब आशी, अपोजिट आपको? वाले से हाँ, हैमर अपोजिट करेंगे। वाले को हम लोग, हाँ, तो अपोजिट वाले को जैसे इस तरह हेड है ना, इधर हेड बनाया जाएगा। तो अब देखो, अगर मैं इधर स्ट्रक्चर में इसको इस साइड सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी तो इधर से हम हैमरिंग कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। समझ यस रहे हो सर। ये चीज? तो इसलिए जो इधर इसको सपोर्ट देना पड़ता है ना, वो बकिंग होता है, अच्छा बकिंग। ठीक है। इनका नीड करना पड़ेगा। और इधर वाला जो होता है ना, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। अश्विनी थोड़ा सा चेक कर लेना, एमपीज, सर एमपी जो डॉली सर्कल, बोलते हैं उसको। हाँ डॉली, लेजी टंग भी कुछ है उसका नाम, इस तरह से डॉली करके, हाँ डॉली ही होता है। तो वो क्या होता है ना, एग्जैक्ट इसी शेप का होता है, मतलब कि इस तरह का होगा, तो इस पे पीटा जाता है, हैमरिंग करते हैं। सर फिर वो, डिम्पलिंग डाइस भी बोलते हैं, डॉली भी हाँ बोलते हैं। हाँ, यही नाम है, एक्चुअल में यही नाम है, ठीक है। तो इनको लगा के, मतलब कि इधर हेड बनाना है तो इनको लगाओ, और इस पे जो आप स्ट्रक्चर, ये जो डॉली या डिम्पलिंग डाइस ये बोल रहे हैं, इन पे हम हैमरिंग करते हैं, तो शेप बन जाता है उसी का। और वो उसी तरह का शेप का होता ही है, उसमें इस तरह का होता है, आप इधर करो, इस पे हैमरिंग करो, ताकि वो स्ट्रक्चर बन सके। क्लियर हो अभी? तो बकिंग क्या है, वो सपोर्ट देगा। ये जो डाई आपका जो डॉली है या फिर डिम्पलिंग है, इससे हम क्या करेंगे, शेप बनाएंगे, इसी पे हैमरिंग करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इस पे हैमरिंग नहीं कर सकते ना, टूट जाएगा वो, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर ये इतना हार्ड होता है, अभी तो ये हार्ड दिख रहा है, हैमरिंग कैसे होगा? देखो हार्ड बिल्कुल नहीं होता है,
ये ऐसे ना फास्टनर्स होते हैं, ये इंस्टॉलेशन के बाद ही हार्ड होगा। तो इसके बारे में डेप्थ में अभी पढ़ेंगे रिबिट में, जब रिबिट में आएंगे तो मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको कि ये इंस्टॉल कैसे होता है। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल नहीं है हम इस तरह से इसका हीट ट्रीटमेंट ही करके रखते हैं। हीट ट्रीटमेंट अभी तक सुना है सबने थोड़ा बहुत नाम? हेलो, यस सर, सुना है सर। ठीक है। तो वो जो हीट ट्रीटमेंट है ना, उस हीट ट्रीटमेंट को देके इसे सॉफ्ट बना के रखते हैं, ये सॉफ्ट रहता है। और सॉफ्ट वाले कंडीशन में हम इजीली पीट के शेप बना सकते हैं ना, उस पर हैमरिंग करके, समझ रहे हो? जब सॉफ्ट है मतलब मुलायम है तो कंफर्म है हम हेड बना लेंगे। उसके बाद ये धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं, वो आधा स्ट्रेंथ ले लेता है, और 1 हफ्ते में तो पूरा अपने स्ट्रेंथ को ले लेता है। वो सारा क्वेश्चन आए हुए हैं कि हाफ ऑफ स्ट्रेंथ कितने घंटे में आ जाएगा और पूरा स्ट्रेंथ कितने में आ जाएगा, मतलब पूरी तरह से टफ कब हो जाएगा, पूरी तरह से हार्ड। तो वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको जनरल वो अवेयर देना था। तो अब देखो, इस रिबिट को बोलते हैं सॉलिड रिबिट, याद रखोगे। मैं इसको पूरा क्लियर करता हूँ एक बार। इनको क्या बोलते हैं? सॉलिड रिबिट, सॉलिड रिबिट। ठीक है, या फिर इसे कह सकते हो कन्वेंशनल रिबिट। ठीक है, यस। जो अभी लाइन हम लोग आप पढ़ रहे थे कन्वेंशनल, जो ब्लाइंड वाला टाइप फास्टनर्स में लिखा है कि जहां पे कन्वेंशनल रिबिट नहीं, ये ब्लाइंड फास्टनर्स यूज कर लेते हैं। तो कन्वेंशनल रिबिट यूज रिक्वायरमेंट। ठीक है, पहला तो ये सॉफ्ट होना चाहिए और दूसरा ये एक्सेस होना चाहिए, दोनों साइड होना चाहिए ना। समझ पा रहे हो ना एक्सेस वाली बात? यस सर। अगर एक्सेस नहीं होगा इस साइड, मान लो ये 2 मेटल प्लेट है, इनको लॉक करना है इधर हेड पहले से, इधर एक्सेस नहीं होगा तो हेड बनाओगे कैसे? और अगर आप कहोगे कि सर इधर एक्सेस नहीं है तो इधर से कर लो ना, तो हमने उल्टा अगर लगा दिया, इसको लगाओगे कैसे उल्टा? और अगर लगा भी लिए किसी वजह से तो इधर सपोर्ट कैसे दे पाओगे, बकिंग बार कैसे यूज करोगे? तो दिक्कत आ गई ना, समझ रहे हो? इसको दोनों Yes, तरफ sir. एक्सेस चाहिए ही चाहिए। अगर दोनों तरफ एक्सेस नहीं है तो इस रिबिट का, या फिर ये जो सॉलिड रिबिट है, या फिर जैसे हम कहते हैं कन्वेंशनल टाइप रिबिट, इसका यूज हम नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है ना, इसलिए हमारे पास आया एक ब्लाइंड रिबिट। ब्लाइंड रिबिट अब मैं आपको दिखा ही देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ब्लाइंड रिबिट देखना है, चलो उसको भी देख लो। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, वो निखिलेश का अप्रूवल पेंडिंग दिखा रहा है, बोल रहा है, उसका एक बार देख लेते हैं थोड़ा। ठीक मैं है, ज्वाइन मैं नहीं देख कर लेता पाया हूँ। है। ठीक है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। मैं अपनी मोबाइल से कर लेता हूँ मैं, 1 सेकेंड। तो देखो, अभी इस तरह का रिबिट देख रहे हो, किस तरह का ये दिख रहा है, ये वाला, ये रिबिट है ब्लाइंड रिबिट। इसको दोनों तरफ एक्सेस की जरूरत नहीं है, ये आराम से हो सकता है यूज। यस सर, इसकी एक रिवेटिंग गन आती है, उससे हो जाता है। इसके पास जो टूल है ना, मतलब इसे हैमरिंग वैमरिंग करने की कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास टूल है, जैसे कहते हैं रिबिटिंग प्लायर या रिबिटिंग पुल गन, उससे आप यूज कर लोगे। और कर दिया यस है, सर। बोल दो ज्वाइन कर ले, ठीक है, डाल देना मैसेज, एक्सेप्ट कर। ओके सर, बोल दो। ठीक है, तो अब ये देख रहे हो ना किस तरह का दिख रहा है। तो इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे? जब आपका वो रिबिट था सॉलिड वाला यूज नहीं हो पाएगा, मतलब कि एक साइड एक्सेस ना हो, एक साइड एक्सेस है ही नहीं। यस। तो जब एक साइड एक्सेस है ही नहीं तो इस वाले रिबिट को यूज कर लेते हैं। अब ये पुल गन होता है, इसमें दूसरे साइड में ऑटोमेटिकली हेड बन जाता है, ऑटोमेटिकली हेड बनता है दूसरे साइड में। और देखोगे ये किस तरह से बनता है तो थोड़ा सा वीडियो देख लेना, कंफर्म आज जाके यूट्यूब पे देख लेना। तो ठीक है, आपको वो बड़े स्लो प्रोसेस भी दिखाए हैं, ये किस तरह से ये हेड बनता है ये दूसरे साइड में। ठीक है, वैसे ही मतलब कि आपका ग्राफिक्स में दिखाए हैं, आप देखना उसको। इसको बोलते हैं ब्लाइंड फास्टनर्स। सर इनको जो इंस्टॉल नीचे करने के थर्ड लिए वाला है अलग वही से, प्रोसेस है उसका। इमेज में जो थर्ड हाँ नंबर पे है, फर्स्ट वही वाला, देखता हूँ, रुको रुको मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला। हाँ ये थोड़ा सा देख लोगे ना ग्राफिक्स तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा इनको, क्योंकि मान लो जो देखे हुए ज्यादा वगैरह वो ज्यादा समझ लेते हैं।
देखो ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लेना इसको प्रोसेसिंग को किस तरह से लॉकिंग दे रहा है, ठीक है, तो आप इजीली समझ जाओगे। इन पे पिन टाइप का जो होता है वही ज्यादा मदद करता है इनको लॉकिंग में, जो यहाँ पे एक मेरे ख्याल से ये फिगर काफी अच्छा दिखाया है, ठीक है, ये वाला इस तरह का देखो लॉकिंग किस तरह से, तो एक बार थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, बाकी अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो अब ये ब्लाइंड फास्टनर, अब आप पूछोगे कि सर अगर सॉलिड रिबिट नहीं यूज हो पा रहा था तो ये वाला रिबिट हम यूज कर सकते थे ना, अगर एक साइड एक्सेस नहीं थी तो ये रिबिट यूज कर लो, तो हाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परमानेंट बहुत अच्छा फास्टनर हो, मतलब कि ये तो एक अलग से है हमारे पास फास्टनर, रिबिट तो है, ब्लाइंड रिबिट तो है, तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम फिर ब्लाइंड लॉक बोल्ट को नहीं यूज कर सकते हैं? इसको भी तो यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी तो उसी तरह का है, बस ये इसके पास थोड़े से अलग क्वालिटी है, स्ट्रेंथ अच्छा है, हल्का है, अलग अलग क्वालिटी है, तो इसको भी यूज कर लो, या तो आप ब्लाइंड रिबिट यूज कर लो या फिर ये ब्लाइंड लॉक बोल्ट यूज कर लो, किसी को कोई दिक्कत इसमें? आप जो चाहो वो यूज करो। नो सर। ठीक है, अब हमें आपको देखना है मटेरियल्स, ये बनते कैसे हैं लॉक बोल्ट, तीनों तरह के जो भी लॉक बोल्ट्स हैं उनके मटेरियल्स को देखना है। ये ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, अब हम लोग आएंगे यहाँ पे पुल टाइप, जो B1 के स्टूडेंट्स हैं अब यहाँ पे उनको ज्यादा ध्यान देना है थोड़ा सा, क्योंकि उनमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है, B2 में नहीं पूछेगा, अभी तो इतना डेप्थ तक मटेरियल B2 में भी नहीं जाता है, तो आप में जरूर पूछ सकता है कि पुल टाइप का बताओ, स्टम्प टाइप का बताओ, मटेरियल क्या है, लेकिन B2 वाले बस एक बार जरूर पढ़ेंगे, मतलब कि रिविजन टाइम तक तो पढ़ लेना, एग्जाम टाइम में मत पढ़ना, ठीक है। पिन्स ऑफ पुल टाइप इन स्टम्प टाइप लॉक बोल्ट, उसके जो पिन्स हैं पुल टाइप एंड स्टम्प टाइप के, वो बना होता है किससे, हिट रेटेड स्टील एल्युमिनियम एलॉय, कॉलर होता है जो वो एल्युमिनियम एलॉय और माइल्ड स्टील का बना होता है। ब्लाइंड लॉक बोल्ट में बताया है कि ये हिट रेटेड स्टील का पिन यूज करते हैं, जो स्टेम है उसको ये पिन कह रहा है, स्टेम। अब ब्लाइंड स्लीव है और फिलर स्लीव है, माइल्ड स्टील कॉलर है एंड कार्बन स्टील का वॉशर है इसके साथ, तो इसको जरूर देखना है एक बार, ये क्या क्या है, बहुत सारा मटेरियल का नाम दे दिया, एक बार और मैं थोड़ा स्लो में करता हूँ ताकि ज्यादा हो रहा है लग रहा। पुल टाइप और स्टम्प टाइप में इन्होंने कहा कि जो हमारा पिन है, पिन समझ रहे हो, जो उसका स्टेम है, ठीक है, वो किसका बना है, तो हिट रेटेड एलॉय स्टील का, हाई स्ट्रेंथ एल्युमिनियम एलॉय का, लेकिन उनका जो कॉलर है, कॉलर क्या है, ये है, ये वाला, हाँ ठीक है ना, ये कॉलर नहीं होगा, ये तो स्लीव होगा, ये होगा कॉलर, ठीक है ना, ये तो ऊपर वाला स्लीव है, ठीक। तो जो कॉलर है वो किसका बना है, एल्युमिनियम एलॉय का और माइल्ड स्टील का, ये पुल टाइप और स्टम्प टाइप के लिए उन्होंने बता दिया। अब ब्लाइंड लॉक बोल्ट में आते हो तो मैंने इन्होंने लिखा कि जो पिन है वो स्टील का बना होता है, और स्लीव जो है वो स्लीव या फिलर स्लीव, वो माइल्ड स्लीव का तो इसने बताया नहीं, स्लीव का बताया नहीं इसने, ब्लाइंड स्लीव या फिर फिलर स्लीव, इन्हें इसने मेटल ही नहीं बताया इसमें किसका बना होता है। माइल्ड स्टील का कॉलर बता दिया, और एक वॉशर भी इसके साथ यूज करना पड़ता है, वो कार्बन स्टील का वॉशर है, तो बस इतना बताया। तो ये वाला मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला एरिया है, इसको आप जरूर याद रखना, B1 B2 दोनों, ठीक है ना, ये वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना थोड़ा सा। किसको सर, ये जो सेकंड थर्ड पैर है उसको? हाँ ये वाला जिसको मैंने ये मार्क किया, ये वाला नहीं पूरा, थर्ड नहीं, ये दोनों के सारे याद करने हैं, पुल टाइप, स्टम्प टाइप एंड ब्लाइंड टाइप के लिए, क्योंकि यही मटेरियल है और आपको मटेरियल ही याद रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, याद रखना। एलॉय स्टील लॉक बोल्ट में भी यूज टू रिप्लेस, अब रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, कि जैसे हम लोग ने अभी पढ़ रहे थे कि इस बोल्ट को इस बोल्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ बातें हैं। तो जो स्टील के लॉक बोल्ट होंगे वो
स्टील के रिबिट को और सॉलिड रिबिट को या फिर एन बोल्ट को सेम डायमीटर और हेड टाइप होगा तो रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन आया था तो याद रखना है इसको भी। इजी है ना, सेम सेम मटेरियल का होगा तो रिप्लेस कर देंगे ना, समझ पा रहे हो। जैसे कि क्या ये लॉक बोल्ट ब्लाइंड रिबिट को रिप्लेस कर सकता है, कर सकता था ना। सॉलिड रिबिट को रिप्लेस कर सकता है, कर सकता है ना। और नट बोल्ट को रिप्लेस तो कर ही सकता है, तभी तो इसका यूज कर रहे हैं। हेलो, रिबिट और नट से रिबिट और बोल्ट से ज्यादा परफेक्ट है तभी तो इसका यूज कर रहे हैं और इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो रिप्लेस तो कर सकता है ना। हेलो। यस सर, यस और सर, यस रिप्लेस, लेकिन हमने आपको बताया कि रिप्लेसमेंट होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है ना, मटेरियल और डायमीटर की। सेम मटेरियल का ही तो रिप्लेस करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो एल्युमिनियम का था हमने स्टील वाला लगा दिया तो डिसिमिलर मेटल हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। तो सेम मटेरियल के साथ, मतलब कि आप डायमीटर देख लो, हेड टाइप देख लो, हेड भी देखना जरूरी है क्योंकि हेड काउंटर संक होगा तो मान लो आप राउंड हेड नहीं लगा सकते ना वहां पे। तो हेड टाइप, मटेरियल, डायमीटर, ये तीन चीजें तो देखना ही पड़ेगा रिप्लेसमेंट के। तो वही बोला है कि जो स्टील लॉक बोल्ट है ये किनको रिप्लेस कर सकता है, स्टील के बने हुए रिबिट्स, सॉलिड स्टील रिबिट्स, एन बोल्ट्स जो सेम डायमीटर और हेड टाइप के होते हैं। तो देख रहे हो ना, मटेरियल भी सेम है, डायमीटर भी सेम है और हेड टाइप भी सेम है। अगर ये तीनों चीज सेम मिल जाए तो आप रिप्लेस कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर हो पा रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। एल्युमिनियम एलॉय लॉक बोल्ट, अब एल्युमिनियम एलॉय का लॉक बोल्ट है तो कंफर्म है अगर एल्युमिनियम एलॉय का लॉक बोल्ट है तो ये एल्युमिनियम वाले रिबिट, सॉलिड रिबिट, बोल्ट को आराम से रिप्लेस कर देगा क्योंकि एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का होनी चाहिए। एल्युमिनियम वालों को इसलिए रिप्लेस कर देगा। तो लिख रहा है ना, एल्युमिनियम एलॉय बोल्ट लॉक बोल्ट में यूज टू रिप्लेस सॉलिड एल्युमिनियम एलॉय रिबिट। ठीक है ना, सॉलिड एल्युमिनियम एलॉय रिबिट। इसको मैं डिलीट करता हूँ। और सेम डायमीटर एंड हेड टाइप लिख दिया ना, सेम डायमीटर एंड हेड टाइप। क्लियर है? एल्युमिनियम एलॉय का लॉक बोल्ट किससे रिप्लेस करेगा? एल्युमिनियम एलॉय वाले जो रिबिट्स, सॉलिड रिबिट्स है, सेम डायमीटर के होंगे और हेड टाइप के होंगे तो उनको रिप्लेस कर सकता है। अब एक और है स्टील एंड एल्युमिनियम एलॉय लॉक बोल्ट। अब ये लॉक बोल्ट इस तरह का है जो स्टील और एल्युमिनियम एलॉय दोनों का बना है। ये कौन सा लॉक बोल्ट था यार? देखो यहाँ पे कोई है क्या जो स्टील और एल्युमिनियम दोनों का ही बना है? ब्लाइंड। ब्लाइंड में दोनों चीज यूज करी गई है, देख रहे हो। ब्लाइंड में क्या है, स्टील एंड एल्युमिनियम दोनों ही है क्योंकि जो पिन था वो स्टील का था, कॉलर वगैरह जो बनाया वो स्टील का बनाया। नहीं, ब्लाइंड में तो नहीं है, नहीं ब्लाइंड नहीं है। वो पुल एंड स्टम्प टाइप है जो एल्युमिनियम का भी यूज कर रहा है और स्टील भी यूज कर। ब्लाइंड में तो एक ही है, सारी जगह स्टील है सर, ब्लाइंड में नहीं है, ऊपर वाला है। तो इसने ये बोल दिया आपको यहाँ पे, ये याद रखना है कि जो स्टील और एल्युमिनियम एलॉय वाले लॉक बोल्ट हैं, जो स्टील और एल्युमिनियम एलॉय के बने हैं, वो रिप्लेस कर सकते हैं स्टील वाले को और एल्युमिनियम वाले को। 20240 एल्युमिनियम एलॉय लॉक बोल्ट, ये नेमिंग है, ठीक है ना। काफी सारे एल्युमिनियम के एलॉय होते हैं, उनका सबका अलग अलग नाम है। 20240 डी में आता है, डबल डी का इंडिकेशन में आता है, ठीक है ना। तो अलग अलग है, तो इसको याद रखना ये वाला, बस डायमीटर सेम होनी चाहिए यस तो सर। आराम से रिप्लेस कर सकते हो। तो स्टील और एल्युमिनियम एलॉय वाले लॉक बोल्ट्स रिप्लेस कर सकते हैं स्टील को, और एल्युमिनियम वाला होगा तो एल्युमिनियम एलॉय वाले को रिप्लेस कर लेगा आराम से। उसी तरह से ब्लाइंड लॉक बोल्ट, ब्लाइंड लॉक बोल्ट क्या करता है, रिप्लेस कर देगा सॉलिड एल्युमिनियम एलॉय रिबिट। ब्लाइंड लॉक बोल्ट यही था ना कि सॉलिड रिबिट को ही रिप्लेस करता था, क्योंकि अगर ब्लाइंड रिबिट है तो कंफर्म है ब्लाइंड रिबिट तो हम लगा ही देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है हमें ब्लाइंड रिबिट लगाने में। लेकिन सॉलिड रिबिट अगर नहीं लग पाता है, एक्सेस नहीं है, तो हम ये ब्लाइंड लॉक बोल्ट यूज कर लेते हैं। अगर ब्लाइंड लॉक बोल्ट आपको नहीं यूज करना है तो ब्लाइंड रिबिट यूज कर लो, दिक्कत कोई हमारे पास नहीं है। हम दोनों कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें अगर ज्यादा बेटर इंस्टॉलेशन चाहिए और लॉकिंग अच्छा चाहिए तो ये लॉकिंग अच्छा देता है ना, इसीलिए तो लॉक बोल्ट है ये, इनका नाम इसीलिए लॉक बोल्ट हमने दिया क्योंकि ये लॉकिंग अच्छा प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। तो ये ब्लाइंड लॉक बोल्ट यूज कर लेंगे कहाँ पे, जहाँ पे हमारे सॉलिड एल्युमिनियम वाले रिबिट्स यूज नहीं हो पाएंगे, या फिर स्टेनलेस स्टील के रिबिट, मतलब स्टील वाले रिबिट हो चाहे एल्युमिनियम के रिबिट्स हो, वो यूज नहीं हो पा रहे हैं। ऑल ब्लाइंड रिबिट ऑफ द सेम डायमीटर, और जितने भी ब्लाइंड रिबिट्स हैं उनको भी रिप्लेस कर सकता है ये, क्योंकि ये भी तो ब्लाइंड टाइप का ही है। तो सॉलिड को तो हटा ही देगा, यस ब्लाइंड सर। वाले को भी हटा सकते हैं, सिंपल सी बात है। किसी को कोई दिक्कत है तो जरूर पूछना ये वाली एरिया में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो भी हमने पैरा पढ़ा, एक ऊपर वाला पैरा और जस्ट नीचे वाला पैरा,
इसके बाद आपका बोल्ट कवर होता है, मतलब इसके बाद बोल्ट में कुछ भी नहीं पड़ना है। अभी हम लोग नट पे आ जाएंगे। कोई भी डाउट हो पूछो। आगे बढ़े, ठीक है क्या सबको? यस सर। आशी तुमको सब ठीक है? यस सर। ठीक है। सर एक डाउट था कि मान लीजिए जहाँ परमानेंट लॉकिंग हम करते हैं कोई भी रेबिट वगैरह से, हम्म, जब हमको हम्म। परमानेंट लॉकिंग करना है तो फिर हम उसको वेल्डिंग वगैरह तो भी तो कर सकते हैं वहाँ। नहीं जरूरी, हर जगह हम वेल्डिंग नहीं कर सकते ना, और वेल्डिंग हमारा लॉकिंग से अच्छा नहीं है। वहां पे स्ट्रक्चर मान तोड़ना लीजिए पड़ परमानेंट, जाएगा, समझ? नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए जहाँ पर जैसे वो बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं एयरक्राफ्ट में, बहुत जैसे से मतलब अलग बॉडी पे अलग हो है गया। ना उसके भी, जैसे कि उसके भी कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे कि विंग है, हाँ, तो विंग क्या है बताओ? परमानेंट में क्या है? विंग को किस तरह से फ्यूजलाज से लगाए हो आप? परमानेंट ज्वाइंट रहता है वो। परमानेंट लॉकिंग होता है, लॉक बोल्ट होता है परमानेंट। क्या बिल्डिंग होता है विंग? नहीं, रेविटिंग होता है। वो इसीलिए रीजन आप समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर दिक्कत आई तो आपको खोलना पड़ जाएगा ना। हाँ, तो आप परमानेंट वाले को काटोगे ना, और अगर आप बिल्ड कर दो तो सोचो क्या होगा? स्ट्रक्चर भी तोड़ोगे, विंग भी तोड़ दोगे आप। होगा ऐसा तो ही? बात है। हाँ। ठीक है, लॉसेस आपका ही होगा। तो ये वजह है। हम्म। अब देखो ये वाला एरिया है ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसलिए हमने काट दिया है। मतलब कि ये जो एक चार्ट है ना आपका, ये जो दिखाया हुआ है, तो आप चाहे B1 के हो B2 के हो, डोंट वरी, इसको बिल्कुल नहीं देखना है। तो आप भी कट कर देना इसको, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ तक। अब देखो परमानेंट लॉकिंग, जैसे कि अभी हम लोग रिबिट है, तो मैं बोल रहा हूँ कि सर वो रिबिट रिप्लेस को वाला जो देखना है। पैराग्राफ था उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है ना? नहीं कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसके बाद कोई पैरा नहीं पढ़ना है। यस सर। ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं रिबिट को बोल रहा हूँ, रिबिट क्या है? परमानेंट लॉकिंग देता है। हटाते कैसे हो आप? नॉर्मल कौन सा तरीका होगा हटाने का? रिबिट को हटाना है, अभी किसको अभी तो सर? आपने लॉकिंग तो दे दिया, दोनों तरफ हेड बन गया है, इस तरह का हो जाएगा वो, दोनों तरफ हेड बन गया। स्ट्रक्चर को लॉक करके रखा पड़ा है वो। सर रिवेट चाहे कटर। विंग में, हाँ कटर होगा। वो कौन सा कटर होता है? हेक्सा यूज करते ड्रिल। हो यार आप? हेक्सा यस यूज सर, कर लेते बहुत हो, या सारे। ड्रिल यस कर सर। दो। ठीक है। सर या फिर ड्रिल हम भी लोग यूज एक और करते चीज यूज करते हैं। हैं, वो यूज कर लेते हैं, उसका नाम क्या है? स्निप। हाँ, चीजल। नहीं चीजल, हाँ चीजल, चीजल यूज कर लेते हैं। चीजल सबको पता है क्या चीजल कैसे दिखता है? कटर होता है। यस सर, छेनी कुम्हार छेनी। वगैरह यूज करते हैं, कारपेंटर वगैरह। यस सर समझ गया सर। यस सर। जो, हाँ जो मतलब कि घरों में दरवाजे वगैरह बनाते हैं, तो देखते हो वो लकड़ी के जो पार्ट को काटना होता है, तो वो क्या यूज करते हैं? उनके पास एक ऐसे धारदार एक प्लेट टाइप का होता है, उसमें मतलब कि यस सर, वुड का छेनी बोलते हैं सर उसको। होल्डर होता है, जिसे छेनी कहते हो आप। उसमें इस तरह का एंगल, वो अलग अलग एंगल पे होता है इस तरह का, या तो सेम एंगल का हो सकता है, या फिर ऐसा थोड़ा सा तिरछा होगा वहां पे, जो जस्ट उसके सामने होगा इस तरह का। इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। इससे भी हटा दो, एक ही बार में कट जाएगा। ठीक है रिबिट, आराम से। वो मैटर करता है आप कितना फोर्स देते हो। लेकिन कभी कभी ये होता है कि स्ट्रक्चर आपकी सही ना हो, विंग में तो नहीं यूज करोगे ना चीजल, उसको ठोकोगे तो वही से खराब हो जाएगा विंग, और जो होल होगा वो भी खराब हो जाएगा ना। तो दिक्कत ये आती है। तो सेफ होता है ना कि आप हेक्सा यूज कर लेते हो, या रिबिट वो ड्रिल कर दो। अगर हेक्सा नहीं यूज हो पा रहा है तो आप ड्रिल कर दो, सिंपल। सबसे इजी हटाने का तरीका ड्रिल ही होता है। बाकी ये तो थोड़े खतरनाक है, खराब भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। और विंग में तो ऐसे हम कर ही नहीं सकते कि उस पे ऐसे हैमरिंग कर रहे हो चीजर लगा के, तो फिर टूट ही जाएगा। फिर होल भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत है वहां पे। फिर आप फास्टनिंग वो कोई अलग फास्टनर्स लगाओगे तो दिक्कत है, वो लूज ही रहेगा फिर वहां पे। सर उसको तो फिर हमें ये भी पैच देखना रिपेयर है देना कि पड़ेगा। रिपेयर अलग से देना पड़ेगा, पैच रिपेयर जो भी है। तो वो सब हो जाएगा। थोड़ा कंपोजिट वगैरह में ये सुन लोगे पैच वगैरह के बारे में, ठीक है ना? स्ट्रक्चर रिपेयर आप B1 का है थोड़ा सा, B2 में नहीं पढ़ना है। देखो पैच वाली रिपेयर जो भी है वो कंपोजिट में करना होता है आपको, स्ट्रक्चर रिपेयर। B1 वालों के लिए है, पढ़ सकते हो आप, देखेंगे। अब लोग हम लोग आ जाते हैं एयरक्राफ्ट नट पे, ठीक है ना? हाँ, जैसे हमने बताया कि रिबिट को हमने क्वेश्चन किया, उसी तरह से इसको लॉक बोल्ट है, तो लॉक बोल्ट को हटाने के लिए क्या है? आप स्लीव को काटना है सिंपली। जो स्लीव है ना,
जो देख रहे थे, ये ऊपर जो था जिसका हम बोल रहे थे स्लीव, ये इसको काटना है, लेकिन इसे एक्चुअली काट लो, मतलब इस तरह से इसको काट दोगे, हटा लो काट के, सिंपल। तो देखो यहाँ पे लिखा है किस चीज का यूज करेंगे, द रिमूवल ऑफ, व्हेन द रिमूवल ऑफ लॉक बोल्ट बिकम नेसेसरी, अगर बोल्ट को, लॉक बोल्ट को हटाना जरूरी है, रिमूव कॉलर बाय स्प्लिटिंग एक्सिली विद अ शार्प कोल्ड चीजल, शार्प कोल्ड चीजल यूज करो, काट दो। बी केयरफुल कि आपका जो होल है वो खराब ना हो, है ना, ऐसे भी ना उसको करो कि होल भी खराब हो जाए, तो फिर तो अलग सी आपका रिपेयर बढ़ ही गया। द यूज बकिंग बार, मतलब बकअप इसे लिखा है बैकअप या बकिंग बार कह लो, ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉलर बीइंग स्प्लिट इज रिकमेंडेड, अपोजिट साइड कॉलर पे ये बैकअप बार लगा लो ताकि सपोर्ट रहे, वरना पीछे वाले भी खराब हो सकते हैं। द पिन मे बी देन ड्रॉन आउट बाई ड्रिफ्ट पंच, अब वो तो अंदर ही रहेगा ना, मतलब एक साइड में तो आपने हटा दिया स्लीव, लेकिन वो तो अंदर ही रहेगा ना, वो निकलेगा कैसे, जैसे बोल्ट स्ट्रक्चर में अगर खोल देते हो नट तो निकलता कैसे, तो आप क्या करते हो, हैमरिंग एक साइड से मार देते हो, यही तो करते हो निकालने के लिए, लेकिन तरीका क्या होता है एक्चुअल में निकालने का, या आप ड्रिफ्ट पंच यूज करोगे। ये पंच किस तरह से होता है, इस तरह से पेंसिल टाइप का होता है। सॉफ्ट थ्री पढ़ा है आप यस लोगों सर, ने, यस सर पढ़ा है कई सर। तरह के होते हैं, ड्रिफ्ट 90 पंच। डिग्री वाला पंच, 60 डिग्री वाला पंच। 90 डिग्री वाले पंच को यस क्या सर। कहते हैं उसमें, सर उसको वो सेंटर पंच। सेंटर पंच, 90 डिग्री जिसका होगा, ठीक है ना। और ड्रिफ्ट पंच का कितना होता है, 60 होता है, सर क्या होता ड्रिफ्ट है बे? पंच का 60। हाँ 60, 0 to 60, ये सब सॉफ्ट थ्योरी में है, पढ़ सकते हो, ठीक है, इनका यूज करेंगे। एयरक्राफ्ट बोल्ट, एयरक्राफ्ट नट्स, इस वाले टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे आपने देखो नट और बोल्ट के मटेरियल में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, तो वहां पे फंसना नहीं, अच्छे से याद रखना दोनों के मटेरियल, क्योंकि एग्जाम में आते हैं ना तो आप फंस सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सिमिलर लगता है लेकिन सिमिलर है नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट भी है यहाँ पे। यहाँ पे भी देखो बट सर कैडमियम ड्रिफ्ट प्लेट ही है, पंच नहीं सर, पिन पंच रहता है सर वो, पिन जो आप पंच बोल रहे हो ना रहता है। 60 डिग्री, वो 60 डिग्री पिन हाँ पंच रहता है, ब्लंट रहता है वो तो, क्या कहते हाँ, हैं, ड्रिफ्ट पंच। इस तरह का थोड़ा सा होता है टाइप का। पंच के बहुत सारे टाइप्स हैं यार, लेकिन उसमें थोड़ा से हैं। अभी यहाँ पे क्या है, एक ऑटोमेटिक सेंटर पंच भी होता है, यस सर, सॉफ्ट थ्योरी में ऑटोमेटिक पढ़ोगे, सेंटर पंच। उसमें यस सर, सेट कर दो इतना, वो ऑटोमेटिकली वो फोर्स लगा देगा, आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, रैचेट मैकेनिज्म पे काम करता है वो, यस सर, कितना रेचेट फोर्स लगाना मैकेनिज्म है रहता है, कितना। और बटन रहता है हाँ उसमें बटन टाइप का रैचेट मैकेनिज्म है, उसको टर्न करो फिर लगा कर छोड़ दो, फिर तो उससे भी निकल जाएगा आराम से, आपको हैमर वैमर करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देख लो आप, वहां पे जो हम लोग देखे थे ना नट बोल्ट में, तो वहां पे कैडमियम प्लेटेड था लेकिन सीआरएस स्टील था, कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील था। तो यहाँ पे देखो कार्बन स्टील है, कार्बन स्टील वो स्टील होता है जिसमें 1% ऑफ द कार्बन होता है, ठीक है, 1% ऑफ द कार्बन, वो कार्बन स्टील होता है, ठीक है, तो ये कार्बन स्टील है। स्टेनलेस स्टील या फिर एनोडाइज्ड 2024T एल्युमिनियम एलॉय, या तो राइट हैंड थ्री डो या फिर लेफ्ट हैंड थ्री डो, ठीक है। तो आपने देखा किससे बनता है नट, कैडमियम प्लेटेड कार्बन स्टील, और वहां पे क्या था, कैडमियम प्लेटेड या जिंक प्लेटेड कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील था, और अनप्लेटेड कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील था, एंड एल्युमिनियम एलॉय था, यही तो था उसपे बोल्ट में। है। यस सर। और नट में क्या यस है सर, आपका, कोरोजन कैडमियम रेजिस्टेंस पे प्लेटेड, करते हैं उसको। हाँ, और वहां पे हमने क्या कर दिया, वहां पे जो एल्युमिनियम था वो एनोडाइज्ड ही था, लेकिन बस यस सर। 2024T वाला एल्युमिनियम नहीं था। टी क्या है, यस सर, टेम्परिंग कंडीशन वहाँ को पे डिटरमाइन करता है, थोड़ा सा हम इसको हिट ट्रीटमेंट में आपको समझाएंगे, टी क्यों लिखा है, वो टेम्परिंग को टेम्पर्ड रहता है। समझाते यस हैं। सर। हाँ टेम्पर्ड ये है, मतलब कि हीट ट्रीटमेंट का एक टाइप है ये, उसको हम समझेंगे। तो ये वाला किस क्या डिफरेंसेस है, यहाँ पे ये है कि ये कैडमियम प्लेटेड कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, और आपके पास क्या है, एल्युमिनियम एलॉय है, जो कि 2024T एनोडाइज्ड एल्युमिनियम एलॉय है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का मीनिंग, आप अगर फंस रहे हो तो बता देते हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थ्रेड का मीनिंग ये होता है, अगर राइट हैंड थ्रेड अगर कटा होगा या बनाया गया होगा नट के अंदर, तो आप क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो लॉक होगा, मतलब टाइट होगा क्लॉकवाइज घुमाने पे। और अगर लेफ्ट हैंड रिबिट होगा, लेफ्ट हैंड थ्रेड होगा, तो क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ना नट को, तब वो टाइट होगा। समझ पा रहे हो, बस इतना ही डिफरेंस है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, याद रखना।
इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तब टाइट होगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज। ये लाइन कहाँ पे है मैं एक बार दिखाई देता हूँ, आप देख लेना वहां से, आप लोगे नहीं। देखो यहाँ पे है, एयरक्राफ्ट बोल्ट के जस्ट ऊपर, राइट हैंड थ्रेड टाइटन व्हेन टर्न क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड थ्रेड टाइटन व्हेन टर्न एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को मटेरियल नो में? सर। ठीक है, तो मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एकदम रट जाना, पेपर में ही आया हुआ है। देखो जिस तरह से बोल्ट में आपने देखा ना, हम लोग हेड पे मार्किंग कर दे रहे थे, ट्रायंगल बना दे रहे थे, ऐसे रिसीज्ड डॉट लगा रहे थे, डैश लगा रहे थे, पता नहीं क्या क्या फलाना यस सर। फलाना काम कर रहे थे, स्टाम्प एस बना रहे थे। नट के साथ ऐसा कुछ नहीं करना है, नट पे कोई मार्किंग नहीं होती है, नो एनी मार्किंग ऑन द नट। ठीक है ना, कोई भी मार्किंग अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो सिंपली लिख दिया नो आइडेंटिफिकेशन मार्किंग और लेटरिंग अपीयर ऑन द नट्स। नट्स पे कोई मार्किंग नहीं होता, ठीक है ना, बोल्ट के साथ होता है, तो ये लाइन याद रहेगा सबको। और जनरली आपने कभी देखा भी नहीं है नट पे मार्किंग, यस सर। तो आप ये आपको ये पता रहेगा कि हाँ नट पे तो कोई मार्किंग नहीं है, छोटा सा उसको कहा है, उसके जान थोड़ी लेना है, नट पे तो कर भी सकते हो ना, उसके पास तो एरिया भी है उतना, और ये छोटा सा है, उसकी जान ले लोगे, उतना ज्यादा प्रेशर दोगे खत्म ही हो जाएगा, तो उसकी जान नहीं लेना है, उसको फ्री रखना है हर एक चीज से, क्योंकि वही क्या है आपका लॉकिंग डिवाइस है, वो खराब कर दोगे तो फिर तो यस सर। खत्म ही हो जाएगा। तो मार्किंग वगैरह करने वाली हम लोग दिक्कत नहीं लेंगे। अब नट के पास कुछ अपने कलर्स होते हैं, ठीक है ना, देखो, तो इनके अब वो लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये लोग बोल रहे हैं कि आप आइडेंटिफिकेशन मार्किंग तो नहीं कर रहे हो ना, जैसे कि बोल्ट पे हम आइडेंटिफिकेशन मार्किंग कर रहे थे, उसे डिटरमाइन कर रहे थे कि हाँ ये इस मटेरियल का है और ये इस स्टैंडर्ड का है, यही कर रहे थे। जैसे कि अगर ट्रायंगल होगा तो आप कह रहे थे सर ये तो क्लोज टॉलरेंस वाला है, तो हमने क्लोज टॉलरेंस में आपको एक ट्रिक बताया था कि क्लोज है तो ट्रायंगल भी क्लोज होता है, अटी मीन्स ट्रायंगल भी। टॉलरेंस भी होता है, अटी मीन्स ट्रायंगल भी होता है, और टॉलरेंस आपका एक एक्यूरेसी है, तो आप समझ जाना कि क्लोज टॉलरेंस की एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। ये सारी बातें बताई थी। तो आप चीजें जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, जब रिवाइज करोगे ना तो गेन हो जाएगा, लेक्चर होगा आप जरूर उसको रिवाइज कर लेना, मतलब कि पढ़ना खुद से रिवीजन में भी, लेकिन जो भी वीडियो वगैरह होंगे थोड़ा बहुत ऑन भी कर लोगे तो हेल्पफुल हो जाएगा मेरे ख्याल से। जो भी थोड़े बहुत ट्रिक बता देता हूँ वो भी काम आ जाएंगे आपके, वो हेल्पफुल मेरे ख्याल से ज्यादा रहेंगे। तो इनको आइडेंटिफाई तो आप कर नहीं रहे हो मार्किंग के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, लस्टर चमक से पहचान रहे हो, लस्टर मिस होता है चमक। एल्युमिनियम का है, थोड़ा सा मेटेलिक लस्टर आएगी, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम व्हाइट ही कलर का दिखेगा ना, सिंपल सा है। ब्रास और इनर नट्स सेल्फ लॉकिंग टाइप, जब सेल्फ लॉकिंग टाइप होते हैं तो वो इस तरह के मेटल्स के बने होते हैं, तो इनके चमक से ही हम पहचान लेते हैं, और इसमें कुछ नहीं है। दे कैन बी फर्दर आइडेंटिफाई बाय देयर कंस्ट्रक्शन, और इनके कंस्ट्रक्शन के बेस पे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब इनका डिजाइनिंग ही ऐसा है, उनके डिजाइन के बेस पे ही हम उनसे आइडेंटिफाई करते हैं मोस्टली। और अगर सेल्फ लॉकिंग टाइप हो तो उनके कलर वगैरह से, लस्टर चमक से ही थोड़ा बहुत पहचानते हैं, बस ये है। अब आप पूछोगे सर नट कितने प्रकार के होते हैं, तो नट दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा नट होता है जो सेल्फ लॉकिंग होता है, मतलब कि इसमें कोई लॉकिंग, कोई क्वार्टर पेन की नीड नहीं है, क्वार्टर पेन सब कोई समझता है, कोई लॉक वायर नहीं लगाना है, ठीक है, कोई लॉक वायर नहीं लगाना है, कोई क्वार्टर पिन नहीं लगाना है, और नॉन सेल्फ लॉकिंग नट में लगाना ही है। जैसे फैन वाला है वो नॉन सेल्फ लॉकिंग ही होता है ना, तो आप एक पिन लगाते हो, फैन इंस्टॉल करते हो, तो नॉन सेल्फ लॉकिंग टाइप है, मोस्टली आप नॉन सेल्फ लॉकिंग टाइप ही घरों में देखते हो, ठीक है। यस सर। सेल्फ लॉकिंग तो होता ही नहीं घरों में वैसे। सेल्फ लॉकिंग में क्या होता है, ऑटोमेटिकली लॉक ही दे देगा, लॉकिंग ऑटोमेटिकली लॉकिंग है। अब हम लोग दोनों को पढ़ेंगे, नॉन सेल्फ लॉकिंग कितने तरह के हैं, सेल्फ लॉकिंग कितने तरह के हैं, दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉन सेल्फ लॉकिंग, जिनके टाइप्स ज्यादा हैं और आपको उनको ज्यादा याद रखना है। और सेल्फ लॉकिंग के दो ही टाइप्स हैं जो मोस्ट हैं, जो एग्जाम में आते हैं, इनको मार्क करना एम, दो तरह के बोल्ट, सॉरी दो तरह के नट्स, सेल्फ लॉकिंग नट्स एंड नॉन सेल्फ लॉकिंग नट्स, ठीक है। अब देखो
प्लेन AN315 एकदम याद रखना अभी जो मैं बोल रहा हूँ, और AN335 ये प्लेन नट में आता है। प्लेन नट में कौन कौन आएगा? AN315 और AN335। कैस्टल नट में कौन आएगा? AN310। प्लेन चेक में कौन आएगा? 316। लाइट हेक्स में कौन आएगा? AN340 345। कैस्टिलेटेड नट में आएगा 320। ये सारे नट्स नॉन सेल्फ लॉकिंग हैं। क्या है? नॉन सेल्फ लॉकिंग। ठीक है। अब सेल्फ लॉकिंग में आता है जो सेल्फ लॉकिंग नट होता है, मतलब सिंपली आप कह सकते हो कि सर जो AN स्टैंडर्ड वाले होते हैं ना वो नॉन सेल्फ लॉकिंग नहीं होते हैं, और जो मिलिट्री स्टैंडर्ड वाला होता है वो सेल्फ होता है। तो मिलिट्री सेल्फ लॉकिंग में कौन कौन से हैं? मिलिट्री स्टैंडर्ड 20363 से 20367 तक ये जितने भी नट है वो सेल्फ लॉकिंग के हैं। ठीक है, याद रख लोगे। ऊपर नहीं, वाला तो में दो ही लिखा हैं। नहीं है। अरे नहीं दो नहीं सर, नहीं है, 3-4 दो। को है। हाँ 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 सेम सर, सॉरी मेरे को लगा सेम 3 यही 6 चीज़ है। 6। हाँ 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 सर हाँ। तो आप ऊपर वाले को याद रखना, नॉन सेल्फ लॉकिंग उतने तरह के हैं। ठीक है, एक विंग नट भी होता है, वो भी नॉन सेल्फ लॉकिंग में ही आता है, विंग नट। अरे हेक्सा में जो होता है देखते हो ना, हेक्सा ब्लेड को टाइट कर रहे हो यस तो सर, फिंगर एक्स्ट्रा से ब्लेड में इधर विंग नट रहता है। विंग नट रहता है, वही विंग नट है। उसको हम लोग कहते हैं इधर है उसका स्ट्रक्चर 350। ये है यहाँ पे, ये विंग नट है, ये भी नॉन सेल्फ लॉकिंग ही है, कोई सेल्फ लॉकिंग की कैरेक्टरिस्टिक इसके पास में नहीं है। 350 विंग नट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ लॉकिंग तो, नॉन सेल्फ लॉकिंग तो सारे के सारे आए हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो आया नहीं है एग्जाम में। मतलब कि जो भी हमने बताया ना, AN315 AN335 ये प्लेन नट होते हैं। कैस्टल नट 310, कैस्टिलेटेड नट 320, प्लेन चेक नट 316, लाइट हेक्स नट 340 345, और सेल्फ लॉकिंग नट MS20363 से लेकर के MS20367 तक, और विंग नट 350। सिंपल, आपको इतना तो याद रखना है पूरा, मतलब रट जाना है इस वाले लाइन को, समझ रहे हो ना। रट्टू तोता थोड़ा बनना पड़ता है, ठीक है ना। ये मॉड्यूल 6 है, यस यहाँ पे सर। रटने से ही काम बन रहा है। हाँ सही में रटोगे तो ही काम बनेगा, तो रट जाना एकदम। सर हाँ हेलो बोलो। विंग नट जो होता है वो सेल्फ लॉकिंग होता है? नहीं सेल्फ लॉकिंग नहीं है, लॉक कहाँ होता है यार, वो तो खुल जाता है अपने आप। ठीक है ठीक है। हाँ, और सेल्फ लॉकिंग में आप जाओगे ना तो उसको तो टूल लगाना पड़ेगा, और सेल्फ लॉकिंग जो नोट होती है ना वो खराब भी हो जाती हैं, उनको ज्यादा यूज भी नहीं कर सकते, मतलब कि रिपीटेड नहीं है, बार बार यूज नहीं कर सकते। जैसे कि रिपीट है, आप देख रहे हो तोड़ दे हुए काट दोगे तो वो तो खत्म ही है ना, फिर रिपीट उसका यूज नहीं कर सकते। उसी तरह से ये सेल्फ लॉकिंग नट भी है, इनका ज्यादा यूज नहीं कर सकते। जैसे लॉकिंग प्रॉपर्टी जो उनकी खराब हो गई ना, मतलब कि जो उनका लॉकिंग मैकेनिज्म है वो खराब हो गया, तो फिर वो गए, उनका कोई काम नहीं है। तो अब हम लोग देख लेंगे किस किस तरह के ये सेल्फ लॉकिंग होते हैं। तो पहले तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, ये क्या हो रहा है यार, इसको अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से इसको एम लिख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी थोड़ा पे आते हैं, अभी ये पार्ट नंबर की बातें कर रहा है, लेकिन पार्ट नंबर को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नट को अवेयर करा देता हूँ, कौन कौन से नट हैं। फिर एक एक नट के बारे में प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है, मतलब कि बस ये अभी स्टैंडर्ड नहीं याद रखना है, प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखना है। तो देखो लिखा है ना यहाँ पे सेल्फ लॉकिंग नट, नॉन सेल्फ लॉकिंग नट, सबको मेंशन किया है, यही विंग नट है 350। अभी कंफर्म हो? यस सर। यस सर। AN310 310 होता है, देखो जहां पे मिस्टेक का बोलना, ठीक है ना, अगर मैं गलत बोलूँ तो। AN310 कैस्टल नट होती है, 320 कैस्टिलेटेड नट होती है, 315 एंड 335 प्लेन चेक नट, प्लेन नट है, 340 345 ये चेक नट है, और ये कौन सा है 316? सर वो 316 प्लेन चेक है। ये प्लेन चेक है। ऊपर वाला कौन सा है, हेक्स नट, ये प्लेन चेक है। कौन सा वाला और सर? 340। ये प्लेन नट है, ये कौन सा नट है 340 345? सर वो लाइट एक्स है। हाँ लाइट हेक्स है, सिंपल सही। तो ये प्लेन नट है 315 335, ये लाइट हेक्स नट है, और ये प्लेन चेक नट है
और ये 350 क्या है आपका विंग नट है। इसको पूरा याद रखना है ऐसे ही। तो साइड में लिख लोगे ना, मतलब इनका नाम ऐसे जस्ट इनके साइड में नाम लिखते जाओगे तो याद रख पाओगे ऐसे करके, ठीक है, आराम से। या नॉन सेल्फ लॉकिंग में आते हैं। अब सेल्फ लॉकिंग में आ जाओ, पढ़ लेते हैं कि उनके टाइप्स में क्या क्या है। तो सेल्फ लॉकिंग में भी 3 तरह के बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बूस्ट सेल्फ लॉकिंग है, एक फ्लेक्सिबल कॉलर वाला है, देखते हैं वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो सेल्फ लॉकिंग में जब भी आप आते हो ना, तो यहाँ पे 2 तरह के हैं सेल्फ लॉकिंग नट भी। मोस्ट वाले जो होते हैं यहाँ पे भी 2 ही हैं। कौन कौन? एक तो ऐसा सेल्फ लॉकिंग नट है जो स्टेनलेस स्टील का है, ठीक है। तो मतलब कि ये मेटल टाइप है, मतलब कि 2 तरह के सेल्फ लॉकिंग नट होते हैं, एक मेटल टाइप होता है, एक फाइबर इंसर्ट टाइप होता है। अब आप सोच रहे हो सर कि ये क्या है, मतलब कि ये जो इसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म होगा भी वो भी इस मेटल का ही होगा, तो पूरा मेटल का ही हो गया वो लॉकिंग नट। और एक नट ऐसा है जो बाहर से तो मेटल है, लेकिन जो उसका लॉकिंग होगा ना वो फाइबर का होगा, लॉकिंग जो डिवाइस होगा वो फाइबर का होगा, तो फाइबर क्या टाइप। सर, फिर से तो बताना। इलास्टिक स्टॉप नट जो होता है ये आपका फाइबर टाइप में आता है, फाइबर इंसर्ट टाइप में। हेलो, कुछ पूछ रहे हो? सर एक बार फिर से बताना तो। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आपने अभी देख लिया ना पूरा क्लियरली कि नॉन सेल्फ लॉकिंग में क्या है, ठीक है ना। सेल्फ लॉकिंग में 2 तरह के नट आते हैं, देखो पहला तो ये मेटल टाइप, मेटल टाइप, ठीक है। दूसरा में याद Yes, रखना sir. फाइबर, फाइबर इंसर्ट टाइप या फिर फाइबर टाइप। ऐसे फाइबर इंसर्ट पूरा नाम याद रखो तो भी सही है। सर ये बोट सेल्फ भी दिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील भी जो दिया मैं हुआ है, बता रहा फिर हूँ वो इलास्टिक इसके स्टॉप पार्ट नट भी है, दिया है। मैं बता रहा हूँ अच्छा वो अच्छा। उसके पार्ट है, मेटल टाइप का पार्ट है, ठीक है। जो मेन होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है, मेटल टाइप और फाइबर इंसर्ट टाइप, ठीक है। यस सर। तो जो मेटल टाइप होता है वो एक्चुअली स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना कि स्टेनलेस स्टील वाले नट और बूट सेल्फ लॉकिंग नट ये मेटल टाइप होते हैं। देखो यहाँ पे कुछ जस्ट इसके नीचे एक पैरा देखो, यहाँ पे लिखा है बूट, लिखा है तो बूट सेल्फ लॉकिंग नट यस सर। और स्टेनलेस स्टील लॉकिंग नट, मिला आपको ये पूरी लाइन। बूट सेल्फ लॉकिंग नट और स्टेनलेस स्टील सेल्फ यस सर। लॉकिंग नट ये मेटल के होते हैं, इसलिए इनका कह दिया कि आल मेटल टाइप, ये पूरी तरह से मेटल के ही हैं। लेकिन एक ऐसा नट है जिसे इलास्टिक स्टॉप नट कहते हो, इसका जो लॉकिंग होता है ना, लॉकिंग जो लॉक करेगा एक्चुअली में, वो जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो आपका फाइबर का बना होता है, इसलिए इसे फाइबर टाइप कहते हैं। समझ रहे हो डिफरेंस? ये जो बूट सेल्फ लॉकिंग नट है और स्टेनलेस स्टील सेल्फ लॉकिंग नट है ये पूरे मेटल के हैं, मतलब कि इनका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो भी मेटल का ही यूज किया गया। लेकिन इलास्टिक स्टॉप नट है, इसमें जो बाकी तो ये मेटल का ही है ये भी, लेकिन जो लॉकिंग है ना बस वो हमने क्या यूज किया है, फाइबर का यूज किया है, इसलिए ये फाइबर इंसर्ट टाइप में आता है। तो ये 2 तरह के मेन है, समझ गए ना? 2 तरह के मेन है, मेटल टाइप और फाइबर इंसर्ट टाइप। तो 3 ही तरह के आपको पढ़ने हैं यहाँ पे सेल्फ लॉकिंग में, बूट सेल्फ लॉकिंग, स्टेनलेस स्टील सेल्फ लॉकिंग और कौन सा, एक इलास्टिक स्टॉप नट। सिंपल, ये 3 नट आपको पढ़ने होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो भी मैंने कहानी यहाँ पे लिखी है वो सारा है। और आप पूछोगे सर आया कौन सा है, तो देखो बूट वाला आया है और आपका लास्ट वाला आया है। लास्ट वाला मतलब कि स्टेनलेस स्टील वाला, अब नहीं स्टेनलेस स्टील वाला आया है, एक बार मैं देखता हूँ इसमें प्रॉपर साइज बोल्ट एंड लॉकिंग मैकेनिज्म। हाँ, स्टेनलेस स्टील आया और इलास्टिक स्टॉप नट आया और बोट की कुछ मटेरियल पूछी गई थी। तो ये तीनों ही पेपर में आया यस हुआ सर। है, कोई ना कोई तो आपके पेपर में आएगा आएगा। और आपका कोई ऐसा पेपर नहीं हो सकता है जिसमें आपका नट बोल्ट से क्वेश्चन आए, कोई भी पेपर ऐसा हो ही नहीं सकता कि नट बोल्ट से क्वेश्चन आए ना, ठीक है, कभी हो ही नहीं सकता, ये आने ही वाले हैं। इसलिए ये चैप्टर मार्क गेनिंग होता है, इनको अगर आप अच्छे से करते हो तो आप अच्छा मार्क्स, मतलब कि चांसेस इंक्रीज कर रहे हो। और बीटू वाले को तो मजे हैं, सही बता रहे हैं, वो तो 30 क्वेश्चन आराम से बनाते हैं। अगर ये 2 चैप्टर अगर अच्छे से कर ले जाते हैं, 25 तो 30 आराम से करोगे, 25 तो आराम से निकाल दोगे। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, मान लो 2-3 टफ होंगे तो नहीं बना पाओगे तो गलत हो सकता है,
तो 25 तो आराम से करते हो, मटेरियल और फास्टनर तैयार करके आराम से निकाल लेते हो। उसके बाद 20 क्वेश्चन और बनाने हैं, अदर टॉपिक से बना लोगे, कोरिजन से 4 कर सर सकते हो, इसमें कोरिजन भी फास्ट बहुत इजी टॉपिक सर होता है। फास्टनर में सर फास्टनर में ज्यादातर पोर्शन क्या कहते हैं इसका ही रहता है, क्या कहते केवल यही हैं बोल्ट नट, और नट का, देखो या फिर आगे भी जो बोल्ट, स्टड्स और ये सब है नहीं नहीं उनका भी नहीं रहता है? सब कुछ है, लेकिन वो मेन मेन बता रहा हूँ आपको, बोल्ट, नट, वॉशर, स्प्रिंग, स्प्रिंग नहीं सॉरी, पिन है, पिन, रिबिट, और कोई छूट रहा है फास्टनर, पिन हो गया, रिबिट हो गया, स्टड, वॉशर हो गया, स्क्रू सर, नट हो स्क्रू। गया, स्क्रू, बस इन्हीं से क्वेश्चन होते हैं, स्टड वगैरह से नहीं आते यार, वो सब बहुत कम है, अच्छा मतलब ये चांसेस नहीं है, आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आएगा, आएंगे ही बस, यही इनको एकदम खा जाना है, मतलब कि जैसे रस बना के गर्मियों में पीते हैं ना, एनर्जी नहीं रहती है, यस तो उसी तरह से एनर्जी यस सर। बूस्टर है ये आपके पेपर में, ये आपको बूस्ट देता है पेपर निकालने में, इनको एकदम रट जाना है, अच्छे से कर लोगे आराम से निकल जाएगा। तो अभी सबको क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि कौन कौन से नॉन सेल्फ लॉकिंग है, कौन से सेल्फ लॉकिंग है? अब क्योंकि अब हम नो लोग सर नो सर। डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, मतलब सबको एक एक करके पढ़ना है, हर एक नट को एक एक प्रॉपर्टीज पढ़नी है सबकी। तो आगे बढ़ेंगे अब हम, हेलो, यस सर यस यस सर। सर। यस सर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर। जिस तरह से बोल्ट का पार्ट नंबर होता था उसे समझने के लिए यहाँ पे भी कुछ पार्ट नंबर होगा, तो डायरेक्टली हम लोग पार्ट नंबर पे आएंगे, ठीक है। ये वाला जो एग्जांपल दे रहा है ना, ये पहला वाला, ये पार्ट नंबर को एक एग्जांपल ही है, ये जो एग्जांपल दे रहा है जिस पार्ट नंबर का या जिस बोल्ट के लिए, वो जस्ट ये वाला एग्जांपल इसके लिए है यहाँ पे। तो B1 के लिए तो बड़ा जरूरी है, B2 वाले चाहो तो देखो या मत देखो, लेकिन पढ़ लेना, एग्जाम टाइम कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, है ना। नट आपका बोल्ट वाला इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो आता है, नट का आप में कभी आया नहीं पार्ट नंबर, लेकिन B1 के लिए तो इम्पोर्टेंट है। AN 3110 D5R, अब ये लिखा है, AN से समझ जाते हो ना, एयरफोर्स नेवी। 310 अभी हमने यस क्या सर बताया, कास्टल नट ही तो होता है, 310 कास्टल, क्लियर हो? यस सर कैसे है? ठीक। डी का मीनिंग होता है, ये मटेरियल को आइडेंटिफाई करता है, तो डी का मीनिंग क्या होता है, 2024 टी एल्युमिनियम है, डी का मीनिंग है। नट में डबल डी था, यस सर बोल्ट में डबल डी था, वहां पे केवल एल्युमिनियम मिलाया थी, यस सर। और ये डी सिंगल डी का मतलब क्या होगा आपका, 2024 टी एल्युमिनियम मिलाया। उसके यस सर। जस्ट वाला, अब तो मटेरियल हो गया, जस्ट वाला जो नंबर है वो क्या डिफाइन करेगा, डायमीटर। सर ये तो 5 इंटरनल इंच डाया रहता है डायमीटर, या एक्सटर्नल डाया रहता है? इसका कुछ बताया नहीं है, वो मेरे ख्याल से एक्सटर्नल ही होगा, अच्छा इंटरनल नहीं होगा, है ना। या फिर उसको और डिफाइंड करने के लिए पार्ट नंबर होंगे अलग टाइप से, कुछ और भी डिटेल दिया यस होगा। सर। और आर इसलिए लिखा है क्योंकि ये राइट हैंड थ्रीड है, राइट हैंड थ्रीड मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ही लॉकिंग मिलेगा, मतलब कि यस वो सर पूरा चलेगा। यस सर। और 24 थ्रीड पर इंच है, तो आप देख रहे हो ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये कुछ भी कह रहा है, आपको रटना है ये पूरी तरह से, समझ रहे हो ना। इसलिए बोल रहा था कि इसमें रटो तो होते वरना बढ़ जाते हैं, रटना ही है, आपको कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हो कि आर मतलब कि 24 ही थ्रीड है, वो कह देता 28 थ्रीड, तो आपको 28 थ्रीड याद ही करना पड़ता, क्योंकि ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल ले रहा है ना, तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना एग्जाम्पल का, समझ रहे हो मेरी बात। ये स्टैंडर्ड यस सर नहीं है, समझ रहे हो ना, यस सर स्टैंडर्ड यस नहीं है, मतलब कि एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है, आपको बस एग्जाम्पल समझा रहा है। तो जो एग्जाम्पल बुक में दिया है कंफर्म वही एग्जाम्पल का आंसर दोगे तभी तो सही हो गया, आप समझ पा रहे हो। सर। यस सर। वो एग्जाम्पल से ही उठाता है और वो एग्जाम्पल से ही रेफरेंस देखता है, अगर वो स्टैंडर्ड होता तो हमें समझ में आती, चलो यार ये स्टैंडर्ड है तो एग्जैक्ट लाइन तो याद होनी चाहिए, लेकिन डिजिए का यही है, वो चाहे स्टैंडर्ड हो या ना हो, जो एग्जाम्पल लिया है भाई वही एग्जाम्पल का आंसर भी देना है, उसका अलावा उसका आंसर मैच ही नहीं करेगा ना, कोई गलती होगा ऑप्शन। तो इसलिए जो लिखा है एकदम एग्जैक्ट आपको याद करना पड़ जाता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि मैं खुद रटा हूँ, अगर सोचो मैं खुद ही उतना थोड़ा सा लेजी हूँ, क्योंकि मुझे रटने में मजा बिल्कुल नहीं आता है। और फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को जानते ही हो, पीसीएम के तुम भी लोग हो, है ना,
तो जानती हो पीसीएम वाले स्टूडेंट उतना उनको ट्रिकी चीजें ज्यादा सही लगती हैं। रटने में हम लोग माहिर नहीं है ना, वीक है ना रटने में। शॉर्टकट में बहुत चलते थे मैथमेटिक्स में, यस सर। फिजिक्स में। तो वो वाला आदत रहता है, ज्यादा रटने वाला आदत नहीं है। जैसे हम अभी हम सेमेस्टर की एग्जाम बताओ तो सेमेस्टर में हम लोग बहुत कम लिखते हैं, बहुत ही कम। इतना लिखे कि बस सेमेस्टर क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब कि 75 नंबर आ रहे, पासिंग आ रहे, ऐसा भी नहीं होता है। 85 86 आ जाते हैं मतलब लेकिन इससे ज्यादा कभी हुआ नहीं। ठीक है। और बहुत कम आता है फिर भी 80 मार्क्स आ ही जाते हैं। कुछ कुछ सर लोग बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के हैं तो वो 79 भी कर देते हैं पेपर में। ठीक है। तो हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं लिख पाते हम लोग। हम लोग का पूरा टारगेट रहता है एमसीक्यू 60 में 60 सही कर लो। तो एमसीक्यू हम लोग क्या करते हैं 58 कर ही जाते हैं सही, 58 59 सही हो ही जाते हैं क्योंकि एकदम रट के जाते हैं वहाँ पे। नॉलेज भी रहता है क्योंकि यहाँ पे मॉडल देना है, मॉडल देके आपको सेमेस्टर भी देना है साथ साथ में, तो मॉडल के साथ साथ सेमेस्टर की भी तैयारी रहती है। तो एमसीक्यू सारे हो जाते हैं। और थियोरेटिकल में थोड़ा लिख देते हैं, सारे सारे मतलब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, 3 3 मार्क्स मिल ही जाते हैं आराम से। 80 85 तक मार्क्स आराम से आ सकते हैं। यही होता है। बाकी जो गर्ल्स होती है ना, सही बता रहे हैं यार, वो बी कॉपी भी भर देती हैं। वो पता नहीं कैसे करती हैं। सही में कंपैरिजन करो तो वो पता नहीं किसी कॉपी भर देती हैं और मार्क्स हमेशा उन्हीं का हाईएस्ट होता है सेमेस्टर में। मॉडल भले ही उनके पास नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ। देखो मजाक नहीं बना रहा किसी का, लेकिन एक्चुअल बता रहा हूँ। मॉडल भले ही नहीं निकालती है, लेकिन सेमेस्टर में सबसे ज्यादा टॉप वही करती है। और पता नहीं कैसे, क्योंकि लिखने पे मार्क्स मिलता है ना, ये चीज है। लड़के ज्यादा मार्क्स उठा ही नहीं पाते हैं थियोरेटिकल में, उनका अच्छा मार्क्स मिल जाता है। बात तो सही है सर। हाँ, हर जगह वही होता है ना। AN 320 या 10, क्योंकि उनकी राइटिंग काफी सही होती है ना। ये सबसे बड़ी चीज ये है, राइटिंग काफी सही होती है, स्किल सही होती है राइटिंग की। हम लोग के पास उतनी राइटिंग स्किल नहीं रहती है। हम लोग बड़े फास्ट फॉरवर्ड में चल रहे होते हैं। सर बस AN लड़कियां होती है, 320 समझ 10। जाओ अब। चलो ठीक है। AN 320 10, और वहाँ पे डैश का मीनिंग है, यहाँ पे डैश लगाया ना, AN 320 डैश 10। अब देखा आपने ना कि जो अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे देखा, वो बहुत बहुत ही डिफरेंट था। यहाँ पे डैश 10 लगा दिया, यहाँ पे आर वगैरह कुछ यूज ही नहीं किया। मैं राइट हैंड थ्रेड को बताने की कोशिश कर रहा है, ना ही लेफ्ट हैंड थ्रेड को यस सर। बताने की कोशिश कर रहा है। बस इसने डैश लगा के 10 लिख दिया। एयर मतलब आप समझ ही जाओगे, एयरफोर्स नेवी है। 320 हमने बताया कैस्टिलेटेड नट है, और AN 310 कास्टल नट। 310 कास्टल नट, 320 कैस्टिलेटेड नट। कैस्टिलेटेड सीयर, एक्चुअली ये सीयर एप्लीकेशन को ही ज्यादा कैरी कर रहा होता है। ये सीयर एप्लीकेशन के लिए ही बताया गया है, कैरी करने के लिए बनाया गया है। ये जो नट है कैडमियम प्लेटेड कार्बन स्टील का है। ये क्या बताया, यहाँ पे लिखना चाहिए था इसको डैश। ये डैश का मीनिंग है कैडमियम प्लेटेड कार्बन स्टील। देख रहे हो कोई सेंस है क्या इस बात का? हमें नो तो सर। लगता ही नहीं है कोई सेंस है, ठीक है ना। अभी अब देखो ये लाइन में आपको दिखा देता हूँ, ये बताता भी है कि डैश का मीनिंग मेरा मतलब ये है ना कि ये कैडमियम प्लेटेड का। देखो लिखा है ना, डैश इन प्लेस ऑफ लेटर इंडिकेट कैडमियम प्लेटेड कार्बन स्टील। लिखा ना ये चीज यहाँ पे। और कह रहा है कि अगर डी लिखा होगा ना तो आप समझना 2017T एल्युमिनियम एलॉय का है। डबल डी लिखा होगा ना तो 2024T एल्युमिनियम एलॉय का है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो कितना ये गलत लिखा है। इसने यहाँ पे लिखा है कि डी यस मतलब सर, और सिंगल डी में 2017T, यहाँ पे 2024। और यहाँ पे क्या लिखा है एग्जाम्पल में कि हाँ डी सर। मीन्स 2024T। गलत लिखा नहीं है। यस लेकिन सर। आपको सही क्या करना है, सही सही अगर आपको करना है तो ये वाला देना है, और जबकि ये गलत ही है। 2024T डबल डी का मीनिंग होता है। एक्चुअल में जब आप यस सर। पढ़ोगे मटेरियल तो आपको पता चलेगा कि डबल डी का इंडिकेशन 2024T एल्युमिनियम वाला होता है। सिंगल डी का मतलब आपका 2017T वाला ही होता है। तो एक्चुअल यस में तो सर। ये गलत ही लिखा है यहाँ पे। लेकिन अगर सर तो आपका वो किसको पूछता है मानना तो है ये? कैसे पूछता है, यही मारना है टिक, यही वाला। क्योंकि आपके एग्जाम्पल में जो एग्जाम में पूछता है ना, आपके B1 के पेपर में आया है, तो वो जस्ट ये पार्ट नंबर देता है। यस सर। तो ये जस्ट पार्ट नंबर देगा तो आप इसे टिक कर लेना। पार्ट नंबर नहीं देगा तो जो रियल वाला है वो टिक करना। समझ रहे हो? क्लैरिफाई कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर लोगे अच्छे से। पार्ट नंबर होगा तो यस आपको यस कंफर्म है सर। कि रेफरेंस से यहीं से उठा रहा हुआ है। अब पार्ट नंबर नहीं दिया है तो कंफर्म है उसने थ्योरी से उठाया है। तो थ्योरी से जहाँ उठाया है तो थियरी में आप देख लो, थियरी में जो सही है उस पर आप टिक करोगे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल डाउट ना हो दोबारा। ठीक है, ध्यान रखना।
तो देखो यहाँ पे लिखा कि अगर हमारे पास सिंगल डी होगा तो 20170 होगा, डबल डी होगा तो 20240 होगा, सी लिखा होगा तो हम मानेंगे कि स्टेनलेस स्टील का है, सी से। और अभी बताओ इससे पहले बोल्ट में क्या कह रहा था सी का मीनिंग, देखो बोल्ट में क्या कह रहा है, देखो बोल्ट में कह रहा है सी का मीनिंग है कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील। और यहाँ पे क्या कह रहा है सी का मीनिंग स्टेनलेस स्टील। सही है, सेम ही तो है, यस सर, सही पढ़ा ना बोल्ट में मैंने, कोरोजन यस रेजिस्टेंस सर, स्टील। यस सर, तो सी यस का सर, मतलब क्या है, मैंने आपको स्टील का नाम दिया था ना, कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील, स्टेनलेस स्टील, 18 स्टील, क्रोम निकल स्टील, ये सब एक ही तो है, यस सर, सेम है सर। सब एक ही है। कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील को स्टेनलेस स्टील कहते हैं, स्टेनलेस स्टील को 18% के बेस पे 18% आपका क्रोमियम होता है और निकिल 8% होता है। ये सब पूछा जाता है इसलिए मैं यहाँ बार बार रिपीट करता हूँ, नहीं तो मैं इतना रिपीट नहीं करता इन चीजों को, ताकि मेरे रिपीट करने से आपके दिमाग में वो चीज बार बार आती है, सुनने को मिलता है, जिससे आपको चीजें वो याद होगा। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ इतना नाम, नहीं तो मैं एक ही नाम यूज करके निकल जाता, आपको समझा देता, कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो चीजें आपको याद होंगी इसलिए मैं रिपीट करता हूँ ये सारी चीजें, आप उसे फोकस कर पाओ कि हाँ ये चीजें हम कहीं तो आप सुने रहोगे। डैश अगर होगा तो यहाँ पे डैश का मीनिंग क्या हो गया कि हमारा कैडमियम प्लेटेड कार्बन स्टील का बना है। वहां पे ये था कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है, बोल्ट में क्या था कि कुछ भी नहीं लिखा है तो हमारा क्या होगा, कैडमियम प्लेटेड ही होगा। यही था ना, देखो यहाँ पे क्या था, अब्सेंस मतलब कुछ नहीं लिखा तो कैडमियम प्लेटेड। लगभग सेम ही सेम है ना, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, यस देख सर, रहे हो, कोई दिक्कत सेम है नहीं, सर। आराम से लगभग सेम है। मैं तो मटेरियल के इंडिकेशन सेम है तो मटेरियल में आप फंसोगे नहीं, बस पार्ट नंबर आएगा तो पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है। तो आप ये वाला अच्छे से देखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क करके रखना, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं और B2 में भी आए हैं, डी डबल डी डी इस तरह से पूछा है, सी क्या है, डबल डी क्या है, डी क्या है, तो उनको भी याद रखना जरूरी है। पार्ट नंबर उनमें नहीं पूछता है नट का तो भले ही छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट डैश के बाद वाला जो नंबर्स हैं 10, देखो इसका मेरे पास खुद कोई लॉजिक नहीं है, ये किस बेस पे कह देता है कि 5/8 इंच इन डायमीटर होगा और 18 थ्रेड पर इंच होगा, तो आपको रटना ही पड़ेगा, देख रहे हो ना, 10 का कोई लॉजिक ही नहीं लगता है, सर वो ये कैसे कह देते हैं? 16th ऑफ एन इंच में दिया है ना, इसीलिए वो 5/8 हाँ हो गया 16 उसका। इंच में दिया है, 16 इंच में निकाल लिया इसने डायमीटर, अगर 16 से 10 डिवाइड बाय कर लो तो 16 किया 5/8 तो, आ गया। हाँ और यस थ्रेड सर, वाला देखो डिफरेंसेस है, इसका लॉजिक नहीं बन सर पाएगा हाँ, फिर थ्रेड, थ्रेड वाला डिफरेंस है सर, यस सर। देख रहे हो ना, तो ये मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा रटना पड़ जाता है यहाँ पे, इसका तो कर लोगे, यहाँ पे लिखा भी होगा कि हम 16/इंच में निकाल रहे हैं, यहाँ पे कुछ थ्योरी में बता रहा होगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि 5/16 कर रहे हैं, है ना, तो ठीक है। थ्रेड वाले में फिर दिक्कत आती है। अभी देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 24 थ्रेड है, तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल्स है ना, स्टैंडर्ड नहीं है ये, तो आप याद रख लोगे। इसका देखना, यस सर, AN350B1032, AN से आप समझ जाते हो एयरफोर्स नेवी 350, हम लोग अभी तभी से बात कर रहे थे कि विंग नट है, B मीन्स ब्रास है सिंपल, 10 मीन्स 10 नंबर का बोल्ट है, ये गेज नंबर है। अब देख रहे हो, कभी कहता है कि हम लेंथ ले लेंगे, कभी डायमीटर ले लेता है, ठीक यस है, सर, कभी उल्टा 3 सीधा इंच कुछ बता भी रहा है, बता रहे हैं ये लोग। कभी गेज बता रहा है, अभी इन्होंने यहाँ पे गेज ले लिया, ठीक है, ये बोल रहा है ये 10 नंबर का बोल्ट है, तो ये गेज नंबर है। और कौन सा गेज यूज करते हैं, कौन सा, अमेरिकन वायर गेज, लेकिन ये वायर वाला नहीं है, इसलिए अमेरिकन गेज यूज करते हैं, पूरा यस डायमीटर सर, मेजर करने के लिए होता है, उसमें काफी सारे होल होते हैं। गो नो गो गेज सुने हो, यस सर, गो गो नो गो नो गेज। गो गेज, ठीक है ना, तो वही सारे गेज है, उसमें हम लोग पिन करके मतलब अंदर डाल के देखते हैं कि किस डायमीटर में सेम मैच कर रहा है, उतना ही गेज है, वो अमेरिकन गेज ही होती है। और अमेरिकन वायर गेज मतलब कि वायरिंग के लिए होती है, वायर की डायमीटर मेजर करनी है तो अमेरिकन वायर गेज देख लेते हैं। अब यहाँ पे 32 का मीनिंग ये है कि 32 थ्रेड पर इंच में है, सर तो इसको याद रख लेना, देख रहे हो ना, कोई लॉजिक ही नहीं लगा सकते हो ना, तो थोड़ा बहुत सर याद तो यस करना सर, ही पड़ेगा, वो रटने वाली दिक्कत है। हम लोग आ सर जाएंगे ये अभी सेल्फ आंसर लॉकिंग लिख नट पे। दीजिए, हाँ हेलो,
सर इसमें याद कैसे रखेंगे कि 10 का मतलब इसमें नंबर 10 बोला वही है तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, वो आपको रटना ही है, याद कुछ भी नहीं अच्छा करना है यहाँ अगर पे। ये नंबर लिखा है तो इसमें 10 का ये है और वो लिखा है तो ये है, ऐसा? हाँ वैसे ही आपको रटना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग अल्फाबेट नहीं पढ़ रट के आए थे जब बच्चे थे, तो है ना, रट रहे थे अल्फा मतलब ABCD जो भी आप रट रहे थे, है ना, वैसे ये भी है, थोड़ा सा रटना है, क्योंकि एग्जाम्पल है ना, स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड होता तो कोई लॉजिक होती, ठीक है ना, इनका ही कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये रट लेना है, वो आपको एग्जाम्पल्स में समझाता है, आपको देख लेना है बस। ओके सर। आपको वैसे मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला एरिया है, आप इस पे फोकस ज्यादा रखना, सब कोई इस पे ज्यादा फोकस रखना, ठीक है, ये फोकस रख लोगे तो कर लोगे वहां पे, क्योंकि रेयर ही होता है कि पार्ट नंबर आएगा, और जरूरी नहीं है कि नट का ही है पार्ट नंबर। अभी हम लोग देख लेते हैं, अभी मेरे पास पेपर है, जस्ट अभी जो आया है चौथे सेशन में, तो थोड़ा देखते हैं कि किस तरह का पेपर था नट बोल्ट में, ठीक है ना, पहले थोड़ा सा और थोड़ा मैं मेरे ख्याल से करना चाहिए, आगे बढ़ूँ आगे, यस सर। ठीक है, एक दो कर लेते हैं कैस्टल नट के बारे में। तो अभी नॉन सेल्फ लॉकिंग नट के बारे में देखना है, ठीक है, तो नॉन सेल्फ लॉकिंग और कैस्टिलेटेड नट, आप देखोगे ना जब इन दोनों नट को, तो लगभग ये सेम ही दिखते हैं, देखो यहाँ पे, तो कंपैरिजन करके पढ़ना थोड़ा जरूरी है, थोड़ा सा देखो, ये कैस्टल नट है, ये कैस्टिलेटेड नट है, तो देख रहे हो ये नट का विड्थ थोड़ा सा ज्यादा है, इस नट का विड्थ थोड़ा सा कम है, इस नट में जिस तरह से कटिंग है ना, उसी तरह से यस इस सर। नट में भी है, देख रहे हो, ये कटिंग इसलिए है कि आप वायर लगा सको, समझ रहे हो ना, लॉकिंग वायर लॉक करने के लिए इनका यूज करो, इन जो कटे हुए हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं कैस्टल, इनको ही कैस्टल कहा जाता है, कैस्टिलेशंस बनाए यस गए सर। हैं, कट बनाए गए हैं, तो इनमें कटिंग का यूज करके हम लॉकिंग वायर, मतलब इधर से घुमा के इधर से लेके जा रहे हो, इधर से घुमा के इधर से लेके आ रहे हो, इस तरह से, जिस तरह से हमारे पास एक सेंस होता है लॉकिंग का, वो मैनुअल होती है, उसमें किस तरह से लॉक करना है लॉकिंग वायर का यूज करके, उनको यूज करके लॉकिंग के लिए किया जाता है, ये जो कैस्टिलेट बनाए गए हैं, लॉकिंग वायर यूज कर लो, नट नट आपका लॉक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेल्फ लॉक नॉन सेल्फ लॉकिंग है ना, तो इसमें लॉकिंग का कोई तरीका तो होना चाहिए ना, तो इसलिए इसमें ये लॉकिंग का ये तरीका है कि कैस्टिलेशंस बनाए हैं। तो अब इन दोनों को एक ही साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को कवर करेंगे आज के बस क्लास में, इतना रखेंगे। तो देखो लिखा इन्होंने कि AN310 कैस्टल नट होता है, ड्रिल्ड सैंक होता है AN हेड बोल्ट, सैंक में ड्रिल इसलिए करा है क्योंकि क्वार्टर पिन वगैरह यूज कर लोगे, लॉक वायर यूज करना है तो लॉक वायर यूज कर लो, लेकिन इनमें हम लोग क्वार्टर पिन ही यूज करते हैं, देखो लिखा है ना क्वार्टर पिन और लॉक वायर फॉर सेफ्टी, यस ठीक सर। है, तो लॉक क्वार्टर पिन यूज कर लो या फिर लॉक वायर कर लो। आपको इस बुक में 3 पिन पढ़ना है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पिन यही होता है, ये बहुत पूछता है क्वार्टर पिन, तो इसलिए ड्रिल किया गया है सैंग को, ताकि आप क्वार्टर पिन यूज कर लो, जिस तरह से फैन वाला में है। क्लेविस बोल्ट, मतलब क्लेविस टाइप का हेड हो सकता है उस बोल्ट पे, मतलब ये बता रहा है कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हो आप, AN310 का ये किस बोल्ट पे यूज कर पाओगे, तो AN310 को AN हेक्स हेड वाले बोल्ट पे यूज कर सकते हो, मतलब ऐसा बोल्ट जिसका हेड इस तरह से हो, और क्लेविस वाला देखे थे ना किस तरह का दिखता था क्लेविस बोल्ट, उस पे भी यूज कर सकते हो। आई बोल्ट आपने देखा ही था, आई वाले पे भी यूज कर सकते हो इसको, ड्रिल्ड हेड बोल्ट वाला देखा ही था आपने, उस पे भी यूज कर सकते हो, और स्टड्स जो होते हैं उन पे भी ये यूज कर सकते हो, ये कैस्टल नट। तो आपका यूज याद रखना जरूरी है ना, कि कौन सा नट किन किन बोल्ट के साथ यूज कर सकते हैं, याद रखना यस सर। बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये टेंशन लोड के लिए बनाया गया है एक्चुअल में, इसका main काम है टेंशन लोड को कैरी करना, इसमें कुछ स्लॉट बनाए गए हैं जिसे कैस्टिलेशन कहते हैं, इन द नट्स आर डिजाइन टू अकोमोडेट क्वार्टर पिन और लॉक वायर, यही बताया ना कि ये जो कट बनाए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं स्लॉट या फिर कैस्टिलेशन, ये जो कैस्टिलेशन है वो इसलिए बनाया गया है कि क्वार्टर पिन आप लगा सको या फिर लॉक वायर यूज कर सको, सिंपल। तो अभी इस नट में कोई डाउट है, कैस्टल नट में देखो, नो सर। टेंशन के लिए आप पूरा याद रखना है, ऐसे ही लाइन टू लाइन आपको एक एक लाइन याद रखना है कि 310 है, कैस्टल नट है, कहाँ यूज करना है, तो AN हेक्सेड बोल्ट में, क्लेविस बोल्ट में, आई बोल्ट में, ठीक है। और मतलब सिंपली याद रखना कि AN310 है ना, तो AN टाइप बोल्ट में यूज करेंगे, क्योंकि AN टाइप 3 ही तो आते हैं ना, AN टाइप में हेक्स हेड आता है, क्लेविस आता है, आई बोल्ट आता है, यही तो आते हैं 3, तो ऐसे भी याद रख यस सकते सर। हो, इजी रहेगा, समझ पा रहे हो ना, AN टाइप में इन्हीं 3 को तो पढ़े थे,
कि हेक्स हेड होता है, क्लेविस होता है, आई बोल्ट। आपको दिखा देता हूँ क्योंकि जिनको रिमेम्बर है, जिनको याद है, वो तो जल्दी से कंफर्म हो जा रहे हो, ठीक है ना। यस सर, जिनको यही नहीं था। याद है वो, हाँ वो ये था, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन ये है कि जिनको याद है ना, जिनको रिमेम्बर है, वो जल्दी कंफर्म हो जाओगे कि हाँ ये होता है। जिनको अभी रिमेम्बर नहीं है, चीजें याद नहीं है, वो उनको थोड़ा डाउट बनेगा ना। तो देख लो आप, है कि नहीं है, एन बोल्ट, हेक्स हेड, क्लेविस है और आई बोल्ट है। तो याद रख सकते हो ना सिंपल, कि जो हमारा कैस्टल नट है वो एन के साथ ही यूज होता है, मतलब एन बोल्ट के साथ यूज कर लो, और एन में ही तेनी हेड स्टाइल है। और मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा ये लाइन। देखो लिखा भी है ना, एन हेक्सेट बोल्ट, क्लेविस बोल्ट, हाई बोल्ट, मतलब सिंपली एन याद रखो कि यस एन सर। 310 नट एन के साथ यूज होगा, एन टाइप के साथ। अब एन टाइप में 3 आते हैं, मतलब ये तीनों के साथ यूज हो सकता है आराम से। तो कम बोलना पड़े, हम इजिली याद कर पाए, तो इस तरह से हम चीजों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर अब ये पॉइंट हम नहीं कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मान के चलो, और ये क्वेश्चन आ जाता कि एन 3110 क्या एन टाइप के साथ यूज होता है। अब बताओ, काफी लोग इसमें गलत मारते हैं, ठीक, समझ रहे हो ना। क्योंकि जो यस लॉजिक लगा सर। लेता, कनेक्ट कर लेता कि अरे एन बोल्ट ही तो हेक्स हेड होता है, क्लेविस होता है, आई बोल्ट होता है, एन बोल्ट ही तो है, तो वो आप लॉजिक लगा के टिक कर दोगे कि अरे है तो कनेक्ट, एक ही बात तो कह रहा है। और जो ये थोड़ा सा भी नहीं सोच सकते हैं, उनके लिए दिक्कत है ना, जो मतलब एकदम आंख बंद करके केवल रट के जाएंगे पेपर में, उनके लिए दिक्कत पड़ जाती है। यहाँ पे आप गलती कर जाते हो, और वही हम लोग कहते हैं कि माइनर मिस्टेक होती है। तो चीजों को इंटर रिलेट करके पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, टेंशन के लिए होगा। बाकी आपने स्लॉट वगैरह का काम देख लिया, क्वार्टर पिन वायर वगैरह आप लगा लो। अब आपको पढ़ना है कैस्टिलेटेड। इसका नाम ही है कैस्टिलेटेड शियर नट, तो आप समझ जाओगे कि ये शियर लोड को ही कैरी करेगा स्पेशली, ठीक है। और ऊपर वाला क्या था, टेंशन को कर रहा था। डिजाइंड फॉर होता है किसके लिए, डिवाइस जैसे कि ड्रिल्ड क्लेविस बोल्ट के लिए, और थ्रेडेड टेपर पिन, टेपर पिन पे और क्लेविस बोल्ट में इनका यूज करते हैं, किसके लिए, केवल शियरिंग स्ट्रेस को कैरी करने के लिए। ये कास्टल नट की तरह ही है, देखा था ना आपने फिगर में, सेम सेम था, बस इसकी विड्थ थोड़ी सी पतली थी। इसमें भी कैस्टिलेशंस बनाए गए हैं सेफ टाइम के लिए। द नट इज नॉट एज ए डिप्ड और एज ए स्ट्रॉन्ग एज ए कास्टल नट, तो सही है ना, इसका विड्थ कम होगा तो कंफर्म है इसका स्ट्रेंथ कम होगा, समझ पा रहे हो। इसमें जो कास्टल बनाए गए हैं, जो स्लॉट बनाए गए, वो ज्यादा डेप्थ है, गहरा ज्यादा है ना। यहाँ पे क्या है, स्लॉट कम डेप्थ है, और ये स्ट्रेंथ भी कम है, क्योंकि इसका विड्थ क्या है इस नट का, कम है, तो स्ट्रेंथ भी कम होगा, डेप्थ भी कम है, यहाँ पे यस सर। स्लॉट भी ज्यादा डेप्थ है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंपल कंपेयर करके पूछा गया कि बताओ किस नट की क्या प्रॉपर्टीज है, AN310 की और AN320 में, किस में ज्यादा डिप है कैस्टल में, किस में कम डेप्थ है। आप बता देना, ये प्रीवियस में आया हुआ है आपके पेपर में, कहाँ यूज करते हैं। तो ये वाली लाइन आपकी भी आई हुई है, ये वाली लाइन। तो ये पूरी लाइन बड़ा अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये एक एक लाइन जैसे ये पूछ कर रखी हुई है। अब इसको मार्क कर लेना इधर। क्लियर है इतना सबको, ये बड़े इंपॉर्टेंट नट्स हैं। यस सर। अब जो नट्स हैं आप मेरे से पूछोगे सर वो क्या नहीं आते हैं, अरे उसमें कुछ नहीं आता मतलब कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने भी नट्स हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें। बस आपका इसका यूज याद रख देना, मतलब कि जो नाम आपको याद रखना था ना कि AN316 क्या है, मतलब स्टैंडर्ड याद होना जरूरी है। कि जैसे प्लेन एक्स नट क्या है, तो 315335, प्लेन चेक नट क्या है 316 है, विंग नट क्या है 350 है, वो स्टैंडर्ड याद होना जरूरी है। बाकी कैस्टल और कैस्टलेटेड पूरी लाइन याद रखना है, ठीक है। और लाइट हेक्स नट क्या है, AN, इनमें मोस्टली क्या करना है, स्टैंडर्ड ही क्या करना है आपको देखना है। क्लियर हो, हेलो, यस सर, यस सर, ऐसे क्लियर। ठीक है। रहने दे आज के लिए इतना। यस सर। सर स्टार्टिंग के जो यस दो सर। हैं उसके पूरी पूरी चीजें याद रखनी है, और जो लास्ट की 3 टाइप है इसमें सिर्फ हाँ इसके नंबर वगैरह ना। हाँ, वो नंबर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना है। जैसे कि प्लेन एक्स नट है, मैं आपको ये कल बताऊंगा इसमें क्या क्या देखना है।
अभी स्टार्टिंग वाला पॉइंट करना, ठीक है, स्टार्टिंग वाला तो पूरा अच्छे से देखना है। बाकी इनमें जो इम्पोर्टेंट यही है 315 335, क्योंकि इनमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया ना, वही स्टैंडर्ड से ही पूछा है। हाँ, तो ये वाला जैसे 315 है 335 है, ये आपके लार्ज टेंशन लोड के लिए है, और ये लाइट टेंशन लोड लेगा, सिंपल। बस इतना ही इसके लिए मेन आप याद रख सकते थे, और इससे ज्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं है इनमें याद रखने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है लाइट टेंशन रिक्वायरमेंट, लाइट एक्स नॉट, ज्यादा टेंशन की रिक्वायरमेंट होगा तो प्लेन एक्स नॉट होगा, सिंपल इस तरह की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे, फिर और जो बातें हैं कल करेंगे आपसे, जो भी डाउट होगा पूछना, ठीक है, बेझिझक। यस सर। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय, गुड नाइट। यस सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।